वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी संभव सीरीज में। आज के सेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं स्पेक्ट्रम के चैप्टर नंबर 12 की। स्पेक्ट्रम के चैप्टर नंबर 12 में जो बातचीत हमारी होने वाली है वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के उग्रवादी चरण के बारे में होगी। चैप्टर नंबर 12 में हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 9 एंड 10 कवर किया था। वहां पर हमने कांग्रेस के फॉर्मेशन और मॉडरेट फेज यानी कि नरमपंथी चरण के बारे में चर्चा कर ली है। उग्रवादी चरण या फिर चरमपंथी चरण के बारे में आज हमारी बातचीत होगी। तो जो उग्रवादी चरण या चरमपंथी चरण है उस पर जो हमारी बातचीत होने वाली है वो स्पेक्ट्रम जो आपकी किताब है जिस पर हमारी बातचीत हो रही है उसके चैप्टर नंबर 12 का पार्ट है। तो हम स्पेक्ट्रम में चैप्टर 12 इस पर बातचीत करेंगे और हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के उग्रवादी चरण की। स्वतंत्रता आंदोलन के उग्रवादी चरण के बारे में यहां पर हमारी बातचीत होने वाली है। तो उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905 से 1909 का युग। जब हम उग्र राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमें एक त्रिगुट का इशारा मिलता है, याद आती है, और वो है लाल बाल पाल, जिसमें लाल रिप्रेजेंट करता है लाला लाजपत राय को, पाल रिप्रेजेंट करता है बाल गंगाधर तिलक को और पाल रिप्रेजेंट करता है बिपिन चंद्र पाल को। हालांकि जब चर्चा उग्रवादियों के बारे में होती है तो एक नाम और जुड़ता है, अरविंदो घोष का। अरविंदो घोष जिनकी विचारधारा अत्यंत उग्र थी और उनके विचारों ने उस समय के उग्रवादी चरण को काफी महत्वपूर्ण बनाया। सबसे पहले तो हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये उग्रवादी चरण वास्तव में है क्या, या उग्र राष्ट्रवाद क्या है। उग्रवादी चरण या उग्र राष्ट्रवाद। उग्रवादी चरण में हम जानने का प्रयास करेंगे उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद इसे हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज। जब हम कहते हैं उग्रवादी चरण, चरमपंथी चरण या एक्सट्रीमिस्ट फेज, तो इसका अर्थ होता है आपके पास उपलब्ध जो भी चरम विकल्प है आप उसका इस्तेमाल करें। तो चरमपंथी होने का क्या अर्थ है? चरमपंथी होने का क्या अर्थ है? उपलब्ध उपलब्ध सबसे उग्र, उपलब्ध सबसे उग्र विकल्प का उपयोग, विकल्प का उपयोग। इसमें हिंसा शामिल हो यह आवश्यक नहीं है। हिंसा की उपस्थिति आवश्यक नहीं। हिंसा की उपस्थिति आवश्यक नहीं। तो एक्सट्रीमिज्म में यानी कि उग्रवाद में आपके पास जो सबसे उग्र विकल्प उपलब्ध होता है आप उसका उपयोग करते हैं। उसमें हिंसा शामिल हो यह आवश्यक नहीं होता है। इसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए। हम सभी चरमपंथी हैं, मैं भी चरमपंथी हूं और आप भी चरमपंथी हैं। मैं भी उग्र हूं और आप भी उग्र हैं। ऐसा नहीं है कि उग्र होने में हिंसा की जाए ये जरूरी होगा। जैसे एक दिन तो आप 15 घंटे लगातार पढ़ते हैं और उसके बाद एक हफ्ते किताबों से आपका नाता खत्म हो जाता है। आप इसे क्या कहेंगे? इसे चरम पर जाना ही तो कहा जाएगा कि आप एक्सट्रीम पर गए।
तो जब आप एक्सट्रीम पर जाते हैं तो एक्सट्रीम पर तो कोई भी जा सकता है। या तो आप ठूस ठूस के 3 दिन खाना खाएंगे और उसके बाद डाइटिंग करने लग जाएंगे, उसके बाद आप डाइटिंग करने लग जाएंगे। ये भी तो चरम पर जाना है। चरम पर जाना अच्छा नहीं माना जाता, कहते हैं ना, न अति बरखा न अति धूप, न अति बोलना न अति चुप। एक इंसान बोलता है तो बोलता ही रहता है और चुप हो जाता है तो चुप ही हो जाता है। तो उग्र होने का या चरमपंथी होने का, मैं स्पष्टतया कहूं तो चरमपंथी होने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि आप हिंसक हो। हां, चरमपंथी हिंसक हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप उन्हें भी चरमपंथी ही कहते हैं। जैसे कुछ उग्रवादी होते हैं जो हिंसा का इस्तेमाल करते हैं हमारी सैन्य व्यवस्था के विरुद्ध, वो भी चरमपंथी हैं जो हिंसा का उपयोग करते हैं। तो चरमपंथी हिंसक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में हम जिस चरमपंथ की बात कर रहे हैं वे हिंसक नहीं है, वे हिंसक नहीं है, वो उग्र राष्ट्रवादी हैं। उनका राष्ट्रवाद उग्र है लेकिन उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो आपने ये समझ लिया कि चरमपंथ में सबसे उग्र विकल्प का हम उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें हिंसा की जो उपस्थिति है वो आवश्यक नहीं होती है। अब अगर आप उग्र राष्ट्रवाद के उद्भव की बात करें, अगर आप उग्र राष्ट्रवाद के उद्भव की बात करें, अगर आप उग्र राष्ट्रवाद के उद्भव की बात करें तो आप क्या पाएंगे? आप क्या पाएंगे? उग्र राष्ट्रवाद का उद्भव, इसमें आप पाएंगे कि जो कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति है, कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति, विनय की नीति की असफलता, नीति की असफलता, अनुनय विनय की नीति की असफलता और यह विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता संघर्ष से ही प्राप्त होगी, विश्वास की स्वतंत्रता संघर्ष से ही प्राप्त होगी। होगी उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देता है। इसी के फलस्वरूप उग्र राष्ट्रवाद जन्म लेता है। फलस्वरूप उग्र राष्ट्रवाद जन्म लेता है। फलस्वरूप उग्र राष्ट्रवाद जन्म लेता है। तो हमने क्या पाया कि उग्र राष्ट्रवाद के उद्भव के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की अनुनय विनय की जो नीति है वो अब कार्य नहीं कर रही है। यदि आप इसके कारणों पर प्रकाश डालें, यदि आप इसके कारणों को जानने का प्रयास करें तो आप क्या पाएंगे? उग्र राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण, उग्र राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण, तो चलिए मैं आपको उग्र राष्ट्रवाद के उद्भव के कारणों के बारे में बताता हूं। उद्भव के कारणों में सबसे पहला कारण है अंग्रेजी शासन के सही स्वरूप की पहचान। अंग्रेजी शासन के
सही स्वरूप की पहचान। और जब हम कहते हैं अंग्रेजी शासन के सही स्वरूप की पहचान, तो इससे हमारा तात्पर्य क्या है? इससे हमारा तात्पर्य यह है कि हमारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। क्या हो रहा है? आर्थिक शोषण 1896 से 1900 के बीच आए दुर्भिक्षों में, दुर्भिक्ष समझते हो? दुर्भिक्ष को आप अकाल भी कह सकते हो। दुर्भिक्ष को आप क्या कह सकते हो? अकाल। अकाल में अंग्रेजों का अमानवीय स्वरूप, अंग्रेजों का अमानवीय स्वरूप, उनका हमें अमानवीय स्वरूप देखने को मिला। अंग्रेजों का अमानवीय स्वरूप, अंग्रेजों का जो अमानवीय स्वरूप हमें यहां पर देखने को मिला, जिसकी हम लोग यहां पर बातचीत कर रहे हैं, वो क्या है? ठीक है, तो उस अमानवीय स्वरूप के बारे में, जिसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, उस पर मैं बताता हूं आपको कि जब 1896 से 1900 के बीच दुर्भिक्ष यानी कि अकाल पड़े, तो अंग्रेजों ने उस अकाल से निपटने की कोई भी व्यवस्था नहीं की। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखिए 1996 97 में आए प्लेग में अंग्रेजों की प्रतिक्रिया, अंग्रेजों की प्रतिक्रिया जब 1896-97 में प्लेग आए, तो इन प्लेगों से निपटने का, इस प्लेग से निपटने का कोई उपाय नहीं था। केवल एक ही उपाय था कि जो लोग इससे ग्रसित हैं उन्हें बाकी की जनता से दूर किया जाए। लोग अपने घर के मरीजों को छुपाने का प्रयास करते हैं, तो प्लेग कमिश्नर रैंड को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो इस पूरे मामले को देखे। उसने पुलिस को आदेशित किया कि वो घरों में घुसकर डॉक्टर्स के साथ जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उन्हें बाहर निकालें। जब ये सैनिक घरों में घुसे तो मरीजों को घसीटकर, बीमार मरीजों को घसीटकर बाहर निकाला गया। उन्हें लॉरियों में लादा गया और ले जाकर कहीं किसी कमरे में बंद मरने के लिए छोड़ दिया गया। जब वो मर जाते थे तो एक गड्ढे में उन्हें सामूहिक रूप से दफना दिया जाता था। ये ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वो प्लेग के विस्तार को रोक सकें, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही अमानवीय थी। इसके अतिरिक्त जब ये सैनिक घरों में घुसे तो उन्होंने लूटपाट भी की और कई सारी जगहों पर रेप किए गए। जब वो घरों में घुसे तो उन्होंने महिलाओं के रेप भी किए। एक ओर लोग प्लेग से परेशान थे, दूसरी ओर अंग्रेजों की इस अमानवीयता से भी परेशान थे। हमें समझ में आ गया कि अंग्रेजों ने ये जो ढोंग रचा है कि उनका शासन सुशासन है और भारतीयों के हित में है, ये महज एक आडंबर है और ये हम लोगों के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। इसके अतिरिक्त हमने कुछ और भी चीजें देखी, जैसे कि हमने क्या पाया? नाटू ब्रदर्स या नाटू बंधुओं को, नाटू बंधुओं को बिना केस चलाए देश निकाला, बिना केस चलाए देश निकाला, देश निकाला। प्लेग कमिश्नर रैंड को जान से मार दिया गया। नाम नाटू ब्रदर्स का भी आया, चापेकर ब्रदर्स ने उन्हें मारा और नाटू ब्रदर्स का नाम भी उसमें आया। तो नाटू ब्रदर्स के खिलाफ कोई केस नहीं चलाया गया, उन्हें देश निकाला दे दिया गया। और तिलक के विरुद्ध देशद्रोह का आरोप,
तिलक के विरुद्ध देशद्रोह का आरोप। देशद्रोह का आरोप व कारावास, और उन्हें सजा भी सुना दी गई। तो अंग्रेज जिस प्रकार से भारत में अमानवीय स्वरूप को अपना रहे थे, उससे स्पष्ट था कि उनका शासन भारतीयों के हित में नहीं है। इस बात को लेकर भारतीयों में काफी ज्यादा नाराजगी रही। ठीक है, इसके बाद आता है 1862 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये नरमपंथियों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। नरमपंथियों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हुई। हम उत्तरदायी सरकार चाहते थे, लेकिन क्या हमें उत्तरदायी सरकार मिली? नहीं मिली। उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हुई। स्थापना नहीं की गई। इस प्रकार से 1862 का भारत शासन अधिनियम भी हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखो तो भारत में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि देखने को मिली। भारतीयों में भारतीयों के आत्मसम्मान व आत्मविश्वास में वृद्धि। भारतीयों के आत्मसम्मान व आत्मविश्वास में यहां पर इसी चरण में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हम क्या देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा का विस्तार। आधुनिक शिक्षा का विस्तार हो रहा है और नवीन विचारों का प्रसार हो रहा है। नवीन विचारों का प्रसार हो रहा है। तो आधुनिक शिक्षा के विस्तार और नवीन विचारों के प्रसार से भी जो उग्रवादी चरण है उसे बल मिलता है। नवशिक्षित वर्ग अब चीजों को समझने लग गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का भी यहां पर एक प्रभाव पड़ा है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध भी यहां पर जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिलती है। अब यहां पर आप देखो तो जो बाह्य के कई सारे दूसरे देशों में होने वाले घटनाक्रम है उनका भी प्रभाव पड़ता है। बाह्य घटनाक्रमों का प्रभाव। जब हम कहते हैं बाह्य घटनाक्रमों का प्रभाव, तो हम किस प्रकार के घटनाक्रमों की बात कर रहे हैं? आप समझिए, 1960 के दशक में
जापान का औद्योगिकरण, जापान का औद्योगिकरण। अंग्रेजों ने हमेशा यह भ्रम पैदा कर कर रखा कि भारत या फिर एशिया का कोई भी अन्य देश बिना किसी पश्चिमी देश की मदद के जो आर्थिक विकास है वो नहीं कर सकता, औद्योगिकरण को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जापान जो कि एक एशियाई देश था, उसने अपने बलबूते पर औद्योगिकरण को प्राप्त करके यह साबित कर दिया कि औद्योगिकरण या फिर आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए किसी पश्चिमी देश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह काम खुद से किया जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने क्या देखा कि 1896 में 1896 में इटली की इथियोपिया के विरुद्ध इथियोपिया के विरुद्ध अपमानजनक पराजय, अपमानजनक पराजय। अगर आप मैप देखोगे तो आपको ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहां पर आपको इथियोपिया देखने को मिलेगा, यहां पर आपको इथियोपिया देखने को मिलेगा। और आप क्या पाएंगे कि इसके इस तरफ यहां पर इरिट्रिया का एरिया है, इरिट्रिया, और यहां पर है सोमालिया। तो यहां पर भी इटली है और यहां पर भी इटली है। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो इथियोपिया को जीत लें तो वो इटालियन इरिट्रिया को इटालियन सोमालीलैंड से जोड़ पाएंगे। मतलब कि इरिट्रिया में भी इटली है और सोमालिया में भी इटली है, लेकिन बीच में इथियोपिया आजाद है। तो इटली वालों को ऐसा लगा कि यदि वे इथियोपिया के ऊपर कब्जा कर लें तो इरिट्रिया से लेकर सोमालिया तक इटली का उपनिवेश बन जाएगा। लेकिन जब उन्होंने इरिट्रिया के ऊपर हमला किया तो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से इथियोपिया नाम के एक अफ्रीकी देश ने इटली जैसे पश्चिमी देश को बुरी तरीके से हरा दिया। और जब इस बात की खबर दुनिया में फैली, इंडिया में भी आई, तो हमारे मन में भी आत्मसम्मान का संचार हुआ और उत्साह का संचार हुआ कि यदि एक अफ्रीकी देश एक यूरोपीय देश को हरा सकता है तो एक एशियाई देश एक यूरोपीय देश को क्यों नहीं हरा सकता। यह हमारे मन में एक ख्याल आया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि 1899 से 1902 के बीच चले बोअर वार में, बोअर युद्ध में अंग्रेजों का संघर्ष, अंग्रेजों का संघर्ष। अंग्रेज तो हमें ऐसे जताते थे जैसे वो सर्वशक्तिमान हो और उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका में, यहां पर दक्षिण अफ्रीका के जब दक्षिणी हिस्से में यहां पर सोने की खानें मिली तो वो ब्रिटिश उपनिवेशी लोग जो मूलतः उत्तर के हिस्सों में बैठे हुए थे, उत्तर के हिस्सों में, उन्होंने दक्षिण में जाकर कब्जा करने का प्रयास किया ताकि वो वहां की सोने की खानों के ऊपर कब्जा करके सोने की प्राप्ति कर सके। लेकिन जब उन्होंने दक्षिण के हिस्सों में हमला किया तो वहां के जो मूल निवासी थे, जो किसान थे, जहां उन्हें बोअर कहा जाता था, तो वहां के किसानों को बोअर कहा जाता था, उन किसानों ने हथियार उठा लिए अंग्रेजों के विरुद्ध और 3 सालों तक 2 चरणों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष वहां पर हुआ। उस बोअर वार के संघर्ष में यद्यपि अंग्रेज जीत गए, लेकिन उनका जीतना हारने के बराबर ही था, क्योंकि उन्होंने किसानों के विरुद्ध में युद्ध लड़ा था और बहुत ज्यादा नुकसान सहा था। और मैं कहूंगा कि वो बस जीत गए, मतलब उनका जीतना बिना मतलब का था।
तो उनके संघर्ष को जब हमने देखा किसानों के विरुद्ध साउथ अफ्रीका में, तब हमें यह समझ में आया दक्षिण अफ्रीका में कि भैया इनकी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी ये दिखाते हैं। इट मींस ब्रिटिशर्स कैन बी डिफीटेड, अंग्रेजों को हराया जा सकता है। इसने भी आत्मविश्वास का संचार हमारे मन में किया। फिर क्या होता है, एक खबर आती है 1905 में, 5वीं, जापान ने रूस को हराया। रूस को हराया। रूस में राजा हुआ करते थे अलेक्जेंडर द्वितीय। जापान का औद्योगिकरण हुआ था। जापान एक छोटा सा द्वीप देश है और रूस ने कभी भी जापान को इतनी तवज्जो दी नहीं। मामला पोर्ट आर्थर का था। पोर्ट आर्थर जो कि चाइना के हिस्से में पड़ता था, मंचूरिया के रीजन में। पोर्ट आर्थर पर निगाहें दोनों की थी, जापान की भी और रूस की भी। रूस को यदि पोर्ट आर्थर मिल जाता तो उसे पूरे साल व्यापार करने के लिए समुद्री पोर्ट या पत्तन मिल जाता, तो वो पोर्ट आर्थर पर कब्जा चाहता था। लेकिन जापान ने वहां पर पहले ही हमला कर दिया। रूस ने अपनी सेनाएं भेजी। रूस को ऐसा लगा कि जापान जैसे छोटे देश को तो वो चुटकियों में मसल देगा, लेकिन जापान औद्योगिकरण के बाद इतना अधिक विकसित हो चुका था, इस बात का अंदाजा रूस को लगा ही नहीं। अलेक्जेंडर द्वितीय ने यहां पर जापान को हल्के में लिया और जापान ने जिस गति से हराना शुरू किया रूस को, वो अविश्वसनीय था। एक एक करके जो रूसी बेड़े थे वो हारते गए। रूस बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। अलेक्जेंडर द्वितीय बहुत बौखलाए हुए थे। इस बौखलाहट में उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बाल्टिक बेड़े को भेजेंगे। बाल्टिक बेड़ा यूरोप में रूस की नौसैनिक शक्ति का आधार था। यदि वो बाल्टिक बेड़ा यहां पर पहुंचता है तो वो यूरोप में अपनी शक्ति को कमजोर कर देंगे। लेकिन रूस ने यह जोखिम उठाया क्योंकि रूस लगभग हार रहा था। रूस ने आखिरी दांव खेला और अपने बाल्टिक बेड़े को जापान लड़ने के लिए भेज दिया। बाल्टिक बेड़ा यूरोप को क्रॉस करते हुए लाल सागर के रास्ते हिंद महासागर से होते हुए एक लंबी दूरी तय करके जापान से लड़ने जापानीज कोस्ट के पास पहुंचा। आपको मजाक लगेगा, बाल्टिक बेड़ा जो रूसी नौसैनिक शक्ति का आधार हुआ करता था, उसे हराने में जापान को 40 मिनट का वक्त लगा था। महज 40 मिनट। 40 मिनट में रूस के बाल्टिक बेड़े को जापान ने नस्ते नाबूद कर दिया। इसके बाद स्पष्ट हो गया कि रूस हार चुका है क्योंकि उन्होंने अपना आखिरी दांव खेल दिया था। रूस ने सरेंडर किया और पूरी दुनिया सकते में थी। क्या जापान जैसा छोटा सा एशियाई देश रूस जैसी बड़ी और महाशक्ति को हरा सकता है? तो हां, यह हो चुका था। इस बात की खबर हम तक भी आई। हमें भी लगा कि अगर जापान जैसा छोटा सा एशियाई देश रूस जैसी बड़ी महाशक्ति को हरा सकता है, तो भारत जैसा एक इतना बड़ा देश ब्रिटेन जैसे छोटे से द्वीप देश को क्यों नहीं हरा सकता? इस बात ने भी हमें आत्मसम्मान दिया, उत्साह दिया। यह भी आधार रहा कि हमने उग्र राष्ट्रवाद की ओर रुख अपनाया। ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद की ओर रुख अपनाया। अब बात करते हैं भारतीय परंपरा एवं संस्कृति का विकास। भारतीय परंपरा व संस्कृति का विकास। जब हम कहते हैं भारतीय परंपरा व संस्कृति का विकास, तो हमारा तात्पर्य क्या है? आप समझिए। ठीक है, ठीक है। राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन राय
स्वामी दयानंद सरस्वती, या राजा राममोहन रॉय का नाम आप मत लिखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का ही नाम लिखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती व स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने हमारे उन्नत इतिहास को उजागर किया, हमारे उन्नत इतिहास को उजागर किया। तो इससे भी हमें थोड़ा सा समर्थन मिला, हमारी स्थिति जो है वो सही रही। ठीक है, उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, ये भी बड़ा कारण रहा इनके आने का। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, उदारवादी अपनी जो नीतियां हैं उससे निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे। असंतोष, अनुनय विनय की नीतियों की असफलता, अनुनय विनय की नीति की असफलता, और फिर आ जाता है कर्जन, फिर आ जाता है कर्जन। और कर्जन जो है वो अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियां स्पष्ट करता है। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। तो कर्जन की वो कौन सी प्रतिक्रियावादी नीतियां थी जो हमें नाराज करती हैं? कर्जन की यदि आप प्रतिक्रियावादी नीतियों के ऊपर जाएंगे तो आपको उसकी कई सारी प्रतिक्रियावादी नीतियां मिलेंगी, जैसे कि 1899 का कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। इसके तहत उसने कलकत्ता कॉरपोरेशन में मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया, और जब मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ गई तो सरकार का जो नियंत्रण है वो कलकत्ता कॉरपोरेशन पे अधिक बढ़ गया। कर्जन कलकत्ता में बैठता है और वो कलकत्ता में किसी भी प्रकार की अपहेवल को सपोर्ट नहीं करता है, वो चाहता है कि कलकत्ता पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहे। 1904 का कार्यालय गोपनीयता कानून, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, ठीक है, इसको आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बोलते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या होता है? प्रेस के ऊपर नियंत्रण लगाया जाता है, प्रेस पर नियंत्रण। प्रेस पर नियंत्रण से क्या तात्पर्य है? कहा गया कि सरकार के द्वारा जो भी बातें बताई जा रही हैं, जो भी वहां घटनाएं हो रही हैं, उन्हें सरकार से पूछे बिना यदि प्रेस ने छापा तो यह माना जाएगा कि आपने जो ऑफिशियल सीक्रेट है, सरकार की जानकारी है, उसे पब्लिक को बता दिया, और इसके लिए आपको पनिशमेंट लेनी होगी। 1904 में ही आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में
जो कॉलेज या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का सीनेट होता है उसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। तो जब सीनेट में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ गई तो नियंत्रण अधिक आ गया। तो विश्वविद्यालयों को वो देशद्रोह का हब मानता था, सेंटर मानता था, फोकल पॉइंट मानता था कर्जत, तो वो इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त और सबसे ऊपर बंगाल का विभाजन, उसकी इस नीति ने भी भारतीयों को बहुत नाराज किया। तो ये कई सारे कारण जो मैंने आपको बताए, इन कारणों की वजह से भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। तो मैंने कारणों के ऊपर चर्चा कर ली, कारण, कई सारे कारण मैंने आपको यहां पर बताए और कई सारे कारण मैंने आपको भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के उद्भव के कारणों के बारे में यहां पर भी मैंने व्याख्या कर दी है। तो इन दोनों ही जगहों पर मैंने ये व्याख्याएं कर दी हैं। इन व्याख्याओं के उपरांत आप क्या पाते हैं? इन व्याख्याओं के उपरांत आप क्या पाते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में ठीक है, बंगाल के विभाजन के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसका विरोध भी देखेंगे, लेकिन और कांग्रेस की स्थिति भी, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवादियों के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा आंदोलन यहां पर विकसित हो रहा है। एक बहुत बड़ा आंदोलन यहां पर विकसित हो रहा है जिसे हम स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो यहां पर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं। चलिए मैं आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ आधारभूत बातें बता देता हूं कि आंदोलन कैसे चलता है। स्वदेशी व बहिष्कार, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, और ये जो स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन है ना, इसकी कालावधि जो है वो 1905 से 1908 है। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन जो कि उग्रवादी चरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, इसकी कालावधि 1905 से 1908 है। लेकिन इसे संपूर्णता में समझने के लिए आपको इसको थोड़ा सा और आगे से समझना होगा, थोड़ा सा आगे से, थोड़ा सा और विस्तार से समझना होगा। तो यदि आप इसे समझें तो आपको इसे कैसे समझना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि इसकी जो शुरुआत होती है, ये देखिए, ये जो समय है, यहां जो मैं ये टाइम प्लॉट कर रहा हूं, द टाइम आई एम प्लॉटिंग हियर, ये है आपका स्वदेशी एंड बॉयकॉट आंदोलन 1905 से 1908, ठीक है। तो 1905 से 1908 के बीच में स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन या स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन होता है। यहां पर आपको क्या मिल रहा है? स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, ये आपको यहां मिल रहा है। तो स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, इसे आप यहां पाते हैं। लेकिन स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का आधार क्या है? अगर आप इसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन शुरू होता है बंगाल विभाजन के विरुद्ध। तो वास्तव में ये जो कहानी है ना, ये 1903 में शुरू हुई। 1903 में क्या होता है कि बंगाल के विभाजन की जानकारी लोगों को मिल जाती है। बंगाल विभाजन की जानकारी, अंग्रेजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो बंगाल का विभाजन करेंगे। और जब उन्होंने बंगाल के विभाजन के बारे में
जानकारी दी, वैसे विभाजन की घोषणा 1905 में की जाएगी जुलाई के महीने में, और अक्टूबर के महीने में 1905 में विभाजन हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में सामान्य जनसमूह को जानकारी 1903 में ही लग गई, और फिर विभाजन विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। यहां पर क्या शुरू हुआ? विभाजन विरोधी आंदोलन। विभाजन विरोधी आंदोलन। विभाजन को रोकने के जो प्रयास हैं वो 1903 में शुरू हो गए। 1903 में शुरू हो गए, तो जब 1903 में विभाजन विरोधी आंदोलनों की शुरुआत होती है तो इसे नरमपंथी समूह नियंत्रित कर रहा है। नरमपंथी समूह का नेतृत्व है यहां पर। नरमपंथी समूह का यहां पे नेतृत्व है। जो नरमपंथी हैं वही ये विभाजन विरोधी आंदोलन चला रहे हैं। तो क्या ये इस विभाजन को रोक पाए? नहीं। ये 2 सालों तक प्रयास करते रहे, लेकिन अंग्रेजों के ऊपर इस विभाजन विरोधी आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब विभाजन विरोधी आंदोलन का यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस बात से निराश होकर हमने देखा कि जुलाई 1905 में अंग्रेजों ने जो विभाजन की तारीख है वो बता दी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में हम विभाजन कर देंगे, और जब उन्होंने अक्टूबर में विभाजन करने की बात कर दी तो हमें दिल पे बड़ी चोट आ गई। तो फिर हमने फैसला क्या किया कि हम स्वदेशी व बॉयकॉट आंदोलन शुरू करेंगे। तो हमने क्या देखा कि 1 अगस्त को जो स्वदेशी आंदोलन है उसकी शुरुआत हो गई। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है। तो 7 अगस्त रखिएगा, 1 अगस्त नहीं, 7 अगस्त। ठीक है। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वो हो जाती है, और स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत होती है ये 7 अगस्त को हो जाती है। स्वदेशी आंदोलन के बीच में ही आप यहां पर देखेंगे कि जब विभाजन विरोधी आंदोलन चल रहा होता है तो यहीं पर हम समझते हैं कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही। यहां पे इस विभाजन विरोधी आंदोलन को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस की प्रतिक्रिया के चलते हम देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन यहां पर चल रहा है इसका नेतृत्व किसके पास है? चरमपंथियों के पास। हमने देखा कि जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है, विभाजन विरोधी आंदोलन है, जो 1903 से 5 के बीच में चला, इसका नेतृत्व तो जो नरमपंथी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वहां से कोई लाभ नहीं मिला तो अब जो स्वदेशी आंदोलन आरंभ होता है वहां पर नेतृत्व चरमपंथियों के पास आ जाता है। अब यहां पे नरमपंथियों व चरमपंथियों के विरुद्ध बीच जो है वो मतभेद निकल कर आता है। उसी मतभेद के फलस्वरूप आप देखें तो यही बीच में 1907 में सूरत विभाजन होता है। 1907 में क्या होता है? सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन। सूरत विभाजन यानी कि सूरत स्प्लिट। इस सूरत स्प्लिट के चलते जो आंदोलन है वो कमजोर हो जाता है और अंग्रेज एक एक करके सभी चरमपंथी नेताओं को कुचल देते हैं। क्योंकि मॉडरेट्स यानी कि जो नरमपंथी थे वो यहां पर उग्रता नहीं दिखाते हैं। इसके निष्कर्षतः 1908 तक ये आंदोलन धीमे धीमे कुचलकर समाप्त कर दिया जाता है। यद्यपि ये अपना जो एक मूल उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति उसे नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी इसके कई सारे लाभ तो भारतीय राजनीति में रहे ही। भारतीय राजनीति में इसके कई सारे लाभ रहे। अंग्रेजों ने बाद में मामले को और बेहतर तरीके से संभालने के लिए 1909 में
भारत शासन अधिनियम जारी किया? 1909 में भारत शासन अधिनियम जो है वो जारी किया। भारत शासन अधिनियम जारी किया। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो है 1909 ये जारी किया गया। भारत शासन अधिनियम का उद्देश्य दो लोगों को खुश करना था, एक तो नरमपंथियों के लिए और दूसरा मुस्लिम्स के लिए। मुसलमानों को इसमें मिला सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, और नरमपंथियों को इसमें उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया। भारत शासन अधिनियम 1909 आ गया। अंतिम रूप में इसका प्रभाव यह रहा कि यह पूरा आंदोलन इस पार्टीशन को खत्म करने के लिए लड़ा गया था और 1911 में अंतिम रूप में जो विभाजन है उसे वापस ले लिया गया, विभाजन को रद्द कर दिया गया। विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो हमने क्या पाया कि 1909 में भारत शासन अधिनियम लाया गया और 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया। इस तरीके से जो स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन है वो अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर पाया, विभाजन को वापस करवाने में। लेकिन इसके दौरान इसका जो मूल लक्ष्य था वो स्वराज की यानी कि डोमिनियन स्टेटस की या सेल्फ रूल की प्राप्ति था, जो कि वो नहीं कर पाया। तो ये वो आउटलाइन है जिसके ऊपर हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बंगाल विभाजन पढ़ लेंगे। बंगाल विभाजन पढ़ेंगे तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के बारे में बात करेंगे, कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी समझेंगे कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही। फिर हम देखेंगे कि चरमपंथी कैसे स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को शुरू करते हैं, उनका प्रोग्राम क्या था, उनका कार्यक्रम क्या था, क्या एस्पेक्ट थे, किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। फिर हम सूरत का विभाजन देखेंगे। सूरत का विभाजन देखने के बाद हम भारत शासन अधिनियम देखेंगे और फिर विभाजन को रद्द करने की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया भी देखेंगे। फिर हम इस आंदोलन के लाभ व हानि देख लेंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके शुरुआत करते हैं और जो हमारी शुरुआत होगी वो कहां से होगी? बंगाल के विभाजन के साथ। तो हम लोग बात कर रहे थे बंगाल विभाजन के बारे में, पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल विभाजन। अगर आप उस समय के बंगाल को एक दफा अच्छे से इस मैप में देखें तो आपको क्या समझ में आता है कि ये उस समय का जो बंगाल है वो आज के बंगाल जैसा नहीं है। आज हमारे पास है पश्चिम बंगाल। अगर आप तुलना करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि आज का पश्चिम बंगाल ले लीजिए, बांग्लादेश नाम का एक देश है अलग से, आप उसे ले लीजिए, आज का बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए और कुछ हिस्सा आप आसाम का भी ले लीजिए। आप इतना सारा एरिया जब मिलाते हैं तब बनता है उस समय का बंगाल। उस समय का जो बंगाल था वो बहुत ही बड़ा प्रोविंस था, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस भी था। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि उस समय के बंगाल में उस समय के भारत की 1/4 आबादी भी रहती थी, बहुत ही घना इलाका था। भारत की आबादी उस समय अमूमन 28 करोड़ के आसपास रही होगी, 28 से 30 करोड़ के आसपास, जिसमें से 7 से 8 करोड़ की आबादी तो केवल और केवल 7.8 मिलियन की मैं बात कर रहा हूं आबादी जो है वो आपको यहां पर मिलती है बंगाल में। 7.8 करोड़ की आबादी, ये लगभग देश की उस समय की आबादी की चौथाई आबादी थी। ठीक है, अब इतना बड़ा एरिया और इसे विभाजित करने की योजना अंग्रेजों ने बनाई तो उसके पीछे मूलभूत कारण क्या रहे होंगे और उसका जो आधार था वो कैसा रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सबसे पहले बंगाल के विभाजन के बारे में बात करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे विभाजन विरोधी आंदोलन के बारे में जहां पे नरमपंथी समूह का नेतृत्व रहा था। तो हमारी जो चर्चा का विषय हाल फिलहाल में है वो क्या है? बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन के बारे में जब हमारी बातचीत हो रही है तो आप समझिए कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो बंगाल के विभाजन के साथ होती है। बंगाल का विभाजन ही उसका आधार बना। अब बंगाल का विभाजन जो था, जिसको आप बंग भंग भी कहते हैं, बंगाल विभाजन या बंग भंग, आप दो में से जो चाहे बुला सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना देख लीजिए। ठीक है, ओके। सो आफ्टर ऑल दिसंबर 1903 में अंग्रेजों ने यह बोला कि विभाजन होगा और जैसे ही विभाजन की जानकारी भारत में फैली लोगों में काफी नाराजगी आई। तर्क क्या था सरकार का? सरकार का तर्क बड़ा ही स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि बंगाल बहुत ही बड़ा राज्य क्षेत्र है और इसे
संचालित करना प्रशासनिक तौर पर मुश्किल हो रहा है। ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी। बंगाल एक बहुत बड़े सूबे के तौर पे आकार में काफी ज्यादा था। इसका नुकसान ये था कि फिर इतने बड़े सूबे को प्रशासनिक दृष्टिकोण से संचालित कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसी स्थिति में यदि बंगाल के दो टुकड़े कर दिए जाते तो शायद प्रशासन और बेहतर हो सकता था, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं थी। और ऐसा भी नहीं था कि लॉर्ड कर्जन वो पहला इंसान था जो इस प्रकार के विभाजन की बात कर रहा था। इस प्रकार के विभाजन की बात इसके पूर्व में 1870 और 80 के दशक में भी होती रही थी कि बंगाल जैसे बड़े सूबे को हमें विभाजित कर देना चाहिए। यदि हम इसे विभाजित कर देंगे तो फिर इसमें यहाँ पर जो प्रशासन व्यवस्था है उसे चलाना बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन क्या ये केवल प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से ही विभाजित किया जा रहा था? नहीं, क्योंकि इसके विभाजन में फिर उन्होंने लगाया क्या? दिमाग। और जब उन्होंने दिमाग बढ़ाया तो एग्जैक्टली उन्होंने उसमें क्या किया? दिमाग बढ़ा के उन्होंने हिंदू मुस्लिम बंगाली नॉन बंगाली का डिवीजन क्रिएट किया। अगर ये केवल विभाजन प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया जा रहा था तो प्रशासनिक आधार ही इसके मूल में होने चाहिए थे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट है, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर विभाजन करो और राज करो की नीति का उपयोग किया। अब हम देखते हैं कि सरकार का जो तर्क था वो एक लिहाज से तो सही था, लेकिन उसमें कई तरीके की खामियां थी, परेशानियां थी। कुछ सीमा तक भले ही ठीक रहा हो, लेकिन इसका मूल उद्देश्य बंगाल में उभर रहे राष्ट्रवाद को कुचलना था। बंगाली राष्ट्रवाद बहुत ही तीव्र था, उग्र था। इसके पीछे कारण भी स्पष्ट थे। बंगाल में शिक्षा का विस्तार काफी अच्छा हुआ और बंगाल आर्थिक रूप से भी संपन्न था। तो आर्थिक रूप से संपन्न और शिक्षा के विस्तार के साथ ही जो राज्य वहां पर विकसित हुआ, वहां पर निश्चित तौर पर अंग्रेजों की चिंता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा में दो तरीके से विभाजित किया गया। पहला विभाजन जो है वो भाषा के आधार पर किया गया। भाषा के आधार पर प्रयास ये किया गया कि बंगाल में बंगाली ही माइनॉरिटी हो जाए, मतलब बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन बंगाल में माइनॉरिटी हो जाए। अब देखो जो विभाजन हुआ है वो किस प्रकार का हुआ है, आप इसे इस मैप में पुनः देखो। देखो यहाँ पर नाम पर ध्यान देना। ये जो हिस्सा है जो आपको इस तरफ दिख रहा है, इसे बंगाल ही कहा गया। इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ये बंगाल ही रहा। लेकिन ये जो हिस्सा आपको यहां देखने को मिल रहा है, इसे पूर्वी बंगाल व आसाम नाम दिया गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया पूर्वी बंगाल व असम। इसे नाम दिया गया पूर्वी बंगाल और असम, और इसे नाम दिया गया बंगाल। बंगाल एकदम स्पष्ट नाम है जो पश्चिमी हिस्सा है। इसकी जो राजधानी है वो कलकत्ता बन गई, ठीक है, और इसकी राजधानी जो है वो ढाका बनाई गई। मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जबकि बंगाल जो है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये हिंदी बाहुल्य क्षेत्र हो गया, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गया। यहां पर अंग्रेजों ने मुसलमानों को खुश करने के लिए ढाका में एक यूनिवर्सिटी का भी, एक विश्वविद्यालय का भी वादा किया था, यद्यपि वो वादा उन्होंने कभी भी पूरा नहीं किया। तो बंग भंग की जो व्यवस्था थी उससे काफी नाराजगी हुई। और हम क्या देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि एक विभाजन तो देखो भाषा के आधार पर हुआ। भाषा के आधार पर अगर आप देखो तो बंगाल में बंगाली भाषी लोगों को अल्पसंख्यक बना दिया गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बंगाल में केवल 1,70,00,000 लोग ही थे जो बंगाली बोलते थे, जबकि 3,70,00,000 लोग या तो हिंदी या उड़िया बोलते थे। इस बात का दिमाग बढ़ाया गया कि बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में चली जाए, और बंगाल में बहुत ही कम बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन रहे। बंगभाषी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो कम रहे, और वो उसमें काफी सफल भी रहे। तो पहला तो आधार ये था कि उन्होंने बंगाल में ही बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या को कम कर दिया, उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया। दूसरा, ये विभाजन धर्म के आधार पर था। धर्म के आधार पर विभाजन क्या था? उन्होंने, हम आप देखो तो जो बंगाल है, बंगाल जो पश्चिमी हिस्सा है, बंगाल जो हिंदू बाहुल्य था, वहां पर हिंदुओं की संख्या 5,40,00,000 थी, ठीक है, ठीक है। और इसमें ओवरऑल जो पूरी संख्या है, जो पूरी संख्या थी वो 5,40,00,000 थी। इसमें से 4,20,00,000 हिंदू थे। और बंगाल का जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, यानी कि पूर्वी बंगाल और आसाम, वहां की आबादी 3,40,00,000 थी, जिसमें से 1,80,00,000 मुसलमान थे। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में महज 56% मुसलमानों के साथ, 58% मुसलमानों के साथ, ये जो क्षेत्र है इसे महज 56% मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाया।
यदि थोड़ा सा भी उन्होंने गलती की होती तो ये पूरा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य ना बन पाता। मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के इसे मुस्लिम बाहुल्य और इसे हिंदू बाहुल्य बनाया गया। इस प्रकार का जो विभाजन था वो अंग्रेजों की कूटनीति का हिस्सा था, जहां पर विभाजन इस प्रकार से किया गया कि एक हिस्सा हिंदू बाहुल्य बन जाए और दूसरा हिस्सा मुसलमान बाहुल्य बन जाए। ठीक है, और इसके बारे में हमें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा था कि अंग्रेज यहाँ पर वास्तव में क्या कर रहे हैं। इसी के रिस्पॉन्स में, इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां पे विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। अंग्रेजी सरकार के समक्ष लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया कि यह गलत बात है। हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन के लिए दमन का सहारा लेती है। उदारवादियों ने बंगाल विभाजन का विरोध पहले शुरू किया, यानी कि पहला चरण। अब देखिए यहां पर बात क्या हो रही है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू हो रहा है और इसे लीड कौन कर रहा है, उदारवादी। तो 1903 से 5 का जो समय है वहां पर जो उदारवादी हैं, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्र, पृथ्वीश चंद्र राय, इन सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो लोग मिलकर इस पूरे आंदोलन के जरिए बंगाल के विभाजन को वापस करवाना चाहते हैं, या वो ना हो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। हितवादी, संजीवनी और बंगाली जैसी जो राइटिंग्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो क्या इस पर कोई प्रभाव अंग्रेजों को पड़ता है? नहीं। पूरे बंगाल में विरोध भले ही शुरू हुआ, उदारवादियों का जो भी प्रयास था वो असफल रहा। अंग्रेजों ने बिल्कुल इस पर कोई बात नहीं सुनी। इनफैक्ट जुलाई 1905 में तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि वो अक्टूबर में ये विभाजन लागू कर देंगे। और जैसे इस बात की खबर आई, देश में काफी ज्यादा गुस्सा फैलने लगा। हम देखते हैं कि बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित होने लग गई, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्लान बनाया गया। और हमने जब ये समझा कि अक्टूबर में ये विभाजन हो जाएगा, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित करके स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हम जानते हैं कि 7 अगस्त को ही हम हैंडीक्राफ्ट डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमने स्वदेशी वस्तुओं के आधार को और बेहतर बनाने का प्रयास किया था। और 7 अगस्त ही वह तारीख है जिसके साथ स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का आरंभ हो गया। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रवादी नेता बंगाल के विभिन्न भागों में जाने लगे, दौरा करने लगे, वहां पे मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल सॉल्ट, इन दोनों का ही विरोध किया जाने लगा। ठीक है, तो मैनचेस्टर क्लोथ्स एंड लिवरपूल सॉल्ट। ठीक है, सो हम्म। ठीक है, चलिए फिर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। इतनी बात तो हमें समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कि 16 अक्टूबर वह दिन है जिस दिन विभाजन को लागू किया गया। और जब इस दिन विभाजन को लागू किया गया तो इस दिन को हमने शोक दिवस के तौर पे मनाया, डे ऑफ मौन। मौन हम तब मनाते हैं, शोक हम तब मनाते हैं जब कोई मर जाता है। उस तरीके के शोक को यहाँ पर मनाया गया। लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया, एक दूसरे को राखियां बांधी। वो नंगे पैर गंगा में स्नान करने निकल गए, आमार सोनार बांग्ला गाते हुए, और एक दूसरे को राखी भी बांधी। कालांतर में हम देखते हैं कि वंदे मातरम गीत जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत ही मुख्य गीत बन गया। विभाजित बंगाल के दोनों भागों में लोगों ने एक दूसरे के प्रति एकता को प्रदर्शित करते हुए राखियों को बांधना शुरू किया। ठीक है, हम देखते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में अभी तक की सबसे बड़ी जनसभा थी। जनसभा में जो भी प्रदर्शनकारी आए थे उन्होंने 50,000 रुपए भी एकत्रित किए, जिससे कि इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया जा सके। विरोध प्रदर्शन अन्य भागों में फैलने लग गया। बंबई में इस आंदोलन का नेतृत्व तिलक ने किया, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह अपने इस कार्यक्रम में लगे हुए थे। वहीं दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई इसका नेतृत्व करते हैं। कांग्रेस की स्थिति अगर आप देखें तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की जाती है। यद्यपि यहाँ पर जो उग्रवादी दल के नेता थे उनका थोड़ा सा गोखले के साथ विवाद भी हुआ, और विवाद कुछ यही था कि जहां एक ओर वो चाहते थे कि बंगाल के विभाजन के लिए ये प्रतिक्रिया पूरे देश में हो, पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए, वहीं गोखले चाहते थे कि इस आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। एक समस्या ये रही। दूसरा कि जहां दो मुद्दे यहां पर थे, एक तो था स्वदेशी और दूसरा था बहिष्कार। स्वदेशी का अर्थ यह है कि हम जो भारत में बनने वाली वस्तुएं हैं उन्हीं का उपयोग करेंगे, और बहिष्कार का तात्पर्य यह था कि हम अंग्रेजों की सामग्रियों का बहिष्कार करेंगे। तो जहां जो अगर हम यहां पर देख पाते हैं, अगर हम एक चीज यहां पर देख पाएं तो हम क्या पाते हैं कि
हमें ये समझ में आता है कि स्वदेशी वाले मुद्दे को तो यहां पर स्वीकार्यता मिल गई गोखले के द्वारा कि ठीक है, हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहिष्कार के मुद्दे को वहां पर उन्होंने अनुमति नहीं दी कि नहीं, हम अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार तो नहीं करेंगे। तो ये दो समस्याएं यहां पर उत्पन्न होकर आती हैं 1905 के अधिवेशन में। 1905 के अधिवेशन में ही तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष इस पूरे मुद्दे पर नरमपंथियों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और वो पूरे देश में इस आंदोलन को शुरू करने के जो प्रयास हैं उसके लिए लग जाते हैं। और जब वो इसके लिए यहाँ पर कार्यरत होते हैं तो फिर मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। तो फिर यहाँ पर मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। अब नरमपंथियों का जो दबदबा था उसकी वजह से गरमपंथी या फिर चरमपंथी वो कुछ कर नहीं पाए, गरम दल के लोग कुछ कर नहीं पाए। लेकिन समस्याएं जो थी वो थी 1906 का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और वहां पर अंतिम रूप में जो चरमपंथी थे उनकी बातों को स्वीकार किया गया। स्वराज के लिए एक जो अधिवेशन है उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हाँ, अब जो कांग्रेस का उद्देश्य होगा वो स्वराज होगा। स्वराज से हमारा तात्पर्य क्या है? क्या स्वराज से हमारा तात्पर्य पूर्ण स्वतंत्रता है? नहीं, स्वराज से हमारा तात्पर्य पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है। स्वराज क्या है? स्वराज है डोमिनियन स्टेटस, यानी कि स्वशासन। डोमिनियन स्टेटस या स्वशासन से हमारा तात्पर्य ये होता है कि आंतरिक रूप से देश की सत्ता का संचालन भारतीय करेंगे, जबकि बाह्य नियंत्रण अंग्रेजों का होगा। ये नियंत्रण कुछ इस प्रकार से होगा कि बाह्य रूप में जो डिफेंस है यानी कि सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स हो गया यानी कि विदेश नीति, कम्युनिकेशन हो गया यानी कि संचार व्यवस्था। तो संचार व्यवस्था, सुरक्षा और विदेश नीति, इन तीनों के ऊपर कब्जा किसका होगा? अंग्रेजों का। जो वित्त का मामला होगा उसमें भारत और अंग्रेजी सरकार के बीच में कोई एक सेटलमेंट हो जाएगा, बाकी आंतरिक रूप से भारतीय स्वतंत्र होंगे। हालांकि इसको पूरी तरीके से कभी भी परिभाषित नहीं किया गया कि भारत में स्वशासन या फिर डोमिनियन स्टेटस से हमारा तात्पर्य क्या होगा। हमने जब भी इस बारे में बात की तो बातचीत यही रही कि जिस प्रकार से आपने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को डोमिनियन स्टेटस या स्वशासन दिया है, बिल्कुल उसी प्रकार से आप हमें भी डोमिनियन स्टेटस या स्वशासन दे दे, यही मुद्दा रहा। तो स्वशासन जो है या डोमिनियन स्टेटस जो है या स्वराज जो है वो पूरी आजादी नहीं है। तो पूरी आजादी क्या है? पूरी आजादी है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग हमने 1929 में की। तो 1906 में जो हमने मांगा वो पूरी आजादी नहीं थी। 1906 में जो हमने मांगा हमने उसे स्वराज कहा, और स्वराज को आप आधी आजादी के तौर पे लीजिए, स्वशासन के तौर पे लीजिए। जब हम कहते हैं पूरी आजादी तो पूरी आजादी का मतलब पूर्ण स्वराज था, और पूर्ण स्वराज को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके 1929 के लाहौर सेशन में मांगा गया था। तो दोनों में अंतर है, इस अंतर को लेकर एकदम स्पष्ट रहिएगा, इसमें कहीं कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि 1905 के पश्चात जब ये बात स्पष्ट हो गई कि जो नरम दल के नेता हैं वो इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, तो गरम दल के नेता या चरमपंथी जो हैं वो फ्रंट पर आते हैं और वो इस पूरे संचालन में लग जाते हैं। 1905 के पश्चात स्वदेशी आंदोलन उग्र विचारधारा की चपेट में आया। उदारवादियों के नेतृत्व से कोई लाभ तो मिला नहीं, तो उग्रवादी असहमत थे, उन्होंने अपना कार्यक्रम तैयार किया और विद्यार्थियों को जो प्रताड़ित किया जा रहा था, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, उन चीजों को लेकर नाराजगी भी काफी ज्यादा थी। उग्रवादियों के कार्यक्रम की बात करें तो 1906 में उन्होंने प्रयत्न ये किया कि उनकी ओर से एक जो प्रेसिडेंट हैं वो बना दिए जाएं। हालांकि दादा भाई नौरोजी का नाम जब प्रस्तावित हो गया तो उनकी बात बन नहीं पाई, और दादा भाई नौरोजी के नाम के प्रस्तावित हो जाने के बाद बात बिगड़ गई। दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित हो गया तो बात बिगड़ गई। और स्वराज का मतलब देखिए यहां पर समझाया गया है, ये बात मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। बंगाल में जनसभाएं शुरू हुई जब उग्रवादी इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करने लगे, तो तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष अलग अलग जगहों पर जाकर सभाओं को संबोधित करने लगे और आंदोलन बहुत ही तीव्र गति पकड़ने लगा। मैं आपको थोड़ा सा और स्पष्ट होकर बताऊं तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो नरमपंथियों की ना होकर चरमपंथियों की रही। चरमपंथियों ने ही इस पूरे आंदोलन को लीड किया, चरमपंथियों ने ही इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया, तो वो इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। शपथ को हम देखते हैं जगह जगह पे शपथें ली जाने लगी कि हाँ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी का ही उपयोग करेंगे। स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु समितियां बनाई गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, सेवाएं, न्यायालय, व्यवस्थापिका, सबका बहिष्कार किया गया। एम यही था कि हम जो अंग्रेजी सत्ता है उसका भारत में संचालन असंभव बना देंगे, मतलब वो हमारे
सहयोग के बिना तो भारत में अपनी सत्ता नहीं चला सकते और हम उन्हें इस प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं देंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहा। यहाँ पर लोगों से आह्वान किया गया कि वो एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के तंत्र को असफल बनाने का प्रयास करें। बंगभंग विरोधी आंदोलन जो था वो स्वदेशी अभियान में परिवर्तित हो गया। अरविंदो घोष ने स्पष्ट किया, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र जीवन की सांसें हैं। यानी कि यदि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात जो है वो अरविंदो घोष कहते हैं। गर्मपंथियों ने स्वतंत्रता आंदोलन की अवधारणा को बिल्कुल स्पष्ट किया और ये बताया कि अब हमें आजादी की ओर आगे बढ़ना है। संघर्ष में एक नया स्वरूप आया, जैसे कि स्वरूप कुछ इस प्रकार से था कि विरोध जो कार्यक्रम थे उसमें विचारधाराओं का रुख परिवर्तित हुआ, जुझारू राष्ट्रवाद आया और संघर्ष के अलग अलग तरीके अपनाए जाने लगे। विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है वो इसका एक मूल मुद्दा बना, जैसे कि चीनी, विदेशी कपड़े, नमक, इनका बहिष्कार किया जाने लगा। जो धोबी थे उन्होंने विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया। पुरोहितों से कहा गया कि वो विदेशी वस्तुओं का उपयोग करके किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान ना करवाएं। इस तरीके से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी हुआ, उनकी होली भी जलाई गई। ये कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुआ और इसे काफी सफलता मिली। अंग्रेजों का सामान पूरी तरीके से बहिष्कृत किया जाने लगा। जनसभाएं, विदेश जो परिवर्तन थे, प्रदर्शन थे, वो काफी तेज रहे। स्वयंसेवी संगठन बनाए गए। यहाँ पर स्वयंसेवी संगठन जब बनते हैं तो इसमें स्वदेश बंधव समिति का काफी बड़ा रोल रहा। तिरुनेलवेली में तमिलनाडु में वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, सुमन शिव और कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम बनाया था। तो ये संगठन बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए गए। तिलक जी का गणपति और शिवाजी उत्सव लोगों में राजनीतिक चेतना को इकट्ठा करता है। अब देखो, तिलक जी ने धार्मिक जो कार्यक्रम थे उनका उपयोग करके राजनीतिक जो एकता है उसका प्रयास किया। क्योंकि यदि आप 50,000 की भीड़ को इकट्ठा करना चाहेंगे किसी राजनीतिक कार्यक्रम के उद्देश्य से, तो अंग्रेज इस प्रकार की अनुमति तो देने से रहे। लेकिन यदि आप चाहें तो गणपति महोत्सव के रूप में 50,000 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं सड़कों पे। श्री जय गणेशा देवा लोग बोलते हुए आ जाएंगे, ये वाला गाना तब नहीं था, लेकिन अगर ऐसा होता है तो संभव होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि इसी प्रकार से दूसरे कार्यक्रम चलाए जाएंगे तो फिर अंग्रेज इसे स्वीकार्यता नहीं देंगे। आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की भावना पर बल दिया गया। हम देखते हैं कि जाति प्रथा का विरोध किया गया, बाल विवाह का भी विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। कहां पर? शांति निकेतन जो बंगाल में स्थापित किया गया, वहीं पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई जाती है बाद में। अरविंदो घोष इसके प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। कई सारी जगहों पर नेशनल स्कूल और कॉलेज बनाए गए। साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की भी स्थापना की गई, जिसमें देशवासियों के लिए राजनीतिक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसे विकसित करने का कार्य आरंभ किया गया। समाचार पत्रों के माध्यम से भी शिक्षा का प्रचार विकसित हुआ। बंगाल में तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए। स्वदेशी या देशज उद्योगों को भी जो प्रोत्साहन है वो दिया गया। देशज उद्योगों को जब हम प्रोत्साहन देने की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या तात्पर्य है? देखिए, कपड़ा मिलें बनाई गई, साबुन माचिस की फैक्ट्रियां ये सब लगाई जाने लगी। मैं आपको बता दूं कि स्वदेशी आंदोलन के पहले तक भारत में जो माचिस है वो तक नहीं बनाई जाती थी। माचिस भी जर्मनी और जापान से बनकर भारत में आती थी। उस समय एक माचिस की डिबिया काफ़ी प्रचलित हुआ करती थी, जिसे लक्ष्मी माचिस कहा जाता था और उसमें माँ लक्ष्मी की फोटो भी लगी होती थी। उसे देखकर हमें अक्सर ऐसा भ्रम होता था कि ये माचिस भारत में बनती है, जबकि ये माचिस या तो जापान या जर्मनी से बनकर आती थी। तो भारत में इतनी छोटी छोटी उपयोग की वस्तुओं के लिए भी उद्योग नहीं हुआ करते थे। तो उन उद्योगों का जो आरंभ है वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के साथ शुरू होता है। तो इसका जो श्रेय है वो यहाँ पर इस आंदोलन को दिया जाना चाहिए। वी चिदम्बरम पिल्लई तूतीकोरिन में राष्ट्रीय जहाजरानी उद्यम की स्थापना करते हैं। जहाजरानी उद्यम का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो हम अंग्रेजों के जहाजों के ऊपर उद्योग में या फिर व्यापार में बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, वो निर्भरता कम हो। जहाजरानी उद्यम जो है वो अंग्रेजों के जहाजरानी उद्यम को चैलेंज करने लगा, उनकी स्थिति को कमजोर करने लगा। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय थे जो बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना करते हैं और भारतीय व्यापारियों में जो स्वदेशी की चेतना है उसका विस्तार करते हैं। सांस्कृतिक जगत में अगर आप देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल, मुकुल दास, ये सभी लोग मिलकर राष्ट्रवादी कविताएं लिखते हैं। आमार सोनार बांग्ला, तो हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही फेमस कृति है और आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी है।
सुमन भारती जो हैं वो स्वदेश गीतम लिखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ते हैं। अगर आप विक्टोरियन प्रकृतिवाद की बात करेंगे तो ये क्या है? देखिए, ब्रिटेन में जो पहले जो धर्म का प्रभुत्व था उसके विपरीत प्रकृतिवाद आया। प्रकृतिवाद का मतलब ये था कि नेचर को पेंट किया जाने लगा, पेड़ पौधों, जंगलों को, जानवरों को। पहले जो है वो गॉड को पेंट किया जाता था, हेवन एंड हेल को पेंट किया जाता था। तो वहां पर जो एक चेतना का विकास हुआ, आप इसे एनलाइटनमेंट का फेज कहिए, एनलाइटनमेंट के फेज में वहां पे जो प्रकृतिवाद है उसका विकास होता है और गॉड की थीम से हटकर जो पेंटिंग्स हैं वो नेचर की थीम्स पर बनने लगी। ये परिवर्तन वहां हुआ। लेकिन ये परिवर्तन जब वहां हुआ ना तो उसका प्रभाव भारत में भी आ गया और भारत में भी जो विक्टोरियन नेचुरलिज्म था, यानी कि विक्टोरियन प्रकृतिवाद था, वो काफी प्रभावी हो गया। हम भी नेचर पेंटिंग पर ही फोकस हो गए। हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन था पेंटिंग का वो घट गया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास पेंटिंग के कई सारे और विषय हैं। वहां पर धर्म को लेकर इतनी ज्यादा समस्या थी कि यहाँ धर्म का बहुत अधिक प्रभुत्व था, चर्च का बहुत अधिक प्रभुत्व था। तो चर्च के प्रभुत्व से बचने के लिए ये जो विक्टोरियन नेचुरलिज्म आया, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं थी। इट वॉज गुड, इट वॉज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। लेकिन अगर आप देखो तो भारत में जब ये चेतना आई ना तो वो थोड़ा सा गड़बड़ कर गई, क्योंकि भारत में तो कई सारी थीम्स और हैं। लेकिन हम देखा कि मुगल पेंटिंग, अजंता, एलोरा, राजपूत पेंटिंग्स, ना जाने कितनी थीम्स हैं हमारे यहाँ पेंटिंग बनाने को। बट डोमिनेशन किसका है? विक्टोरियन नेचुरलिज्म का। तो इन पेंटर्स ने विक्टोरियन नेचुरलिज्म या विक्टोरियन प्रकृतिवाद के सिद्धांत को यहाँ पर चैलेंज किया और भारत में जो थीम्स थी उनके ऊपर पेंटिंग्स को बनाया जाने लगा। तो ये भी लाभ हुआ इसका। मर्मज्ञ थे नंदलाल बोस, जो भारतीय कला प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के पहले छात्रवृत्ति पाने वाले व्यक्ति भी बने। जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, ये वैज्ञानिक थे। जगदीश चंद्र बसु के बारे में हम लोग जानते हैं, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि प्लांट्स में लाइफ होती है और प्लांट्स में लाइफ है। इसे साबित करने में इन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि कॉलोनी से एक वैज्ञानिक निकले और जो इतनी अभूतपूर्व खोज कर दे। उन्होंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो ह्यूमंस, उसके पहले प्लांट्स को निर्जीव माना जाता था कि उनके अंदर कोई चेतना नहीं है, कोई जीवन नहीं है। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि नहीं, उनके अंदर चेतना और जीवन वैसे ही है जैसे कि हमारे अंदर है। वो भी चीज़ों को महसूस करते हैं, वो सांस लेते हैं, भोजन बनाते हैं और वो मरते भी हैं। उन्होंने कहा कि जहर यानी कि पॉइजन का प्रभाव जो इंसानी शरीर के ऊपर होता है वही पौधों के ऊपर होता है। इस बात को वैज्ञानिक जगत स्वीकार करने को राजी नहीं था, तो वो एक संगोष्ठी में जाते हैं जहां पर उन्हें अपनी बात को साबित करना था। वैज्ञानिकों के समूह के बीच में उन्हें बिठाया जाता है। वो एक पौधे को अपने हाथ में लेते हैं और उसे सफेद रंग के जहर के टोकरे में रख देते हैं। सफेद रंग की एक कटोरी थी जिसमें सफेद रंग का जहर रखा हुआ था, उसमें उस पौधे को वो रख देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट वो कई दफा कर चुके थे। जब भी आप जहर के टोकरे में रखते हैं पौधे को, जिंदा पौधे को, तो वो थोड़ी ही देर में मर जाता है। जहर वैसे ही असर करता है जैसे इंसानी शरीर पर। वैज्ञानिक जगत में बैठे कई सारे संगोष्ठी के वैज्ञानिक बहुत ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। ज्यादातर लोग चाहते होंगे कि वो सफल ना हो। थोड़ी देर तक पौधा जहर में रखा रहा और नहीं मरा। उनका एक्सपेरिमेंट संगोष्ठी में फेल हो गया। जगदीश चंद्र बसु ने वो जहर उठाया और पी गए। अफरा तफरी मच गई संगोष्ठी में। जगदीश चंद्र बसु ने जहर पी लिया। कुछ लोगों को लगा कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, इस वजह से शायद वो बहुत निराश हैं और इसलिए उन्होंने जहर पी लिया है। वो मरना चाहते हैं, वो आत्महत्या करना चाहते हैं। डॉक्टर बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ जैसी बातें होने लगी। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता ना करिए, मैं नहीं मरूंगा। उन्होंने कहा अरे आपने जहर पी लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये जहर नहीं है, ये जहर नहीं है। सबने कहा नहीं ये जहर होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये एक्सपेरिमेंट हजारों बार किया है। ये एक्सपेरिमेंट एकदम सटीकता से काम करता है। ये एक पौधे को वैसे ही मार देता है जैसे एक इंसान को। अगर ये जहर इस पौधे को नहीं मार पाया तो ये मुझे भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि ये जहर नहीं है। अगर ये जहर होता तो ये पौधा मर चुका होता। ये मेरे जैसा ही है। जैसे जगदीश चंद्र बसु हैं वैसे ही ये पौधा है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों में वैसे ही जीवन है और जहर का प्रभाव दोनों पर एक समान होगा। अगर पौधा नहीं मरा तो जगदीश चंद्र बसु नहीं मरेंगे। थोड़े समय में ये बात स्पष्ट हो गई, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो एक नकली जहर था जो उनके सामने संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया था, उन्हें निराश करने के लिए, उन्हें असफल बनाने के लिए। लेकिन जब आपको अपने काम पर पूरा भरोसा होता है तो आप इस प्रकार की समस्याओं की चपेट में नहीं आते हैं। आप इस प्रकार की समस्याओं की चपेट में नहीं आते हैं। इस प्रकार की वैज्ञानिकता का विकास स्वदेशी और
बहिष्कार आंदोलन के दौर में हुआ। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धियां थी जो उस समय विकसित हो रही थी। अब आप यहाँ पर समझिए, तो सहभागिता की बात करते हैं कि इस पूरे आंदोलन में किस समूह की क्या सहभागिता थी। जब आप सहभागिता की बात करते हैं तो मैं आपको स्पष्टतया बता दूं कि विद्यार्थी वर्ग जो है वो हमेशा से सभी प्रकार के आंदोलनों में अग्रणी रहा। विद्यार्थी को क्या है, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि आपको कॉलेज नहीं जाना है, बस उसके अलावा उसको जो बोलेंगे करेगा। पढ़ना ना पड़े, पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसके अलावा जो बोलोगे वो करेगा। तो इन्होंने विद्यार्थियों को बोला कि कॉलेज छोड़ दो, छोड़ के आगे बोले आंदोलन करेंगे हम। अब वो आंदोलन कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों की सहभागिता काफी ज्यादा थी। उन्होंने काफी ज्यादा दमन भी झेला सरकार का, उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज हुए, वही जेलों में गए, उनकी डिग्रियों को रद्द किया गया, तो बहुत नुकसान सहा विद्यार्थियों ने, लेकिन उनका सहभागिता काफी ज्यादा रही। जुर्माने भी लगाए गए। महिलाओं ने भी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वो घर की चार दीवारियों से बाहर निकली। शहरी क्षेत्रों में जो मध्यम वर्गीय महिलाएं थी उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर जुलूसों में, सभाओं में, विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। हर जगहों पर उनकी सहभागिता काफी मजबूत रही, काफी स्पष्ट रही। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम क्या देखते हैं कि मुस्लिम स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में अनेक प्रकार के मुस्लिम नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इसमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गजनवी, मौलाना आज़ाद, इन सभी लोगों का नाम आता है। यदि मैं आपको बता दूं कि यद्यपि मुसलमानों का जो जन सहभागिता है वो नहीं थी, क्योंकि ये जो पूरा आंदोलन था वो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध था। बंगाल के विभाजन के साथ हमने क्या पाया था कि यहाँ पर बंगाल के विभाजन के साथ यहाँ पर हमें मुसलमानों को, अगर आप ध्यान दो तो एक सेपरेट, एक विभिन्न, एक भिन्न जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो मिल रहा है। अगर ये विभाजन रद्द होता है तो उनका एक राज्य उनसे छीन लिया जाएगा। भला वो इस चीज को स्वीकार क्यों करेंगे? बहुत ही स्पष्ट सी बात है ना कि वो इसे स्वीकार क्यों करेंगे। तो मुसलमानों की सहभागिता काफी कम रही, यद्यपि कुछ राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने बंगाल के विभाजन को अस्वीकार किया। सरकार के हितों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कुछ जगहों पर तो इस आंदोलन का विरोध भी हुआ। श्रमिक असंतोष और व्यापार संघ, मैं आपको बता दूं कि श्रमिकों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आना ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के साथ ही शुरू हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बाद श्रमिकों की सहभागिता बहुत अधिक तेजी से बढ़ी। उन्होंने कई सारी जगहों पर जो अपने संगठन हैं, श्रमिक संगठन हैं, उनको बनाया, व्यापार संगठनों को बनाया। देखिए, शुरू में कीमतों में वृद्धि हुई, नस्लीय अपमान और विदेशी स्वामित्वहीनता की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा हड़तालें हुई थी। सितंबर 1950 में हावड़ा में बर्न कंपनी में 247 बंगाली बाबुओं ने कार्य संबंधी एक नए अधिनियम के विरोध में बहिर्गमन किया। बहिर्गमन मतलब बॉयकॉट या फिर स्ट्राइक कर दी। सरकारी छापाखानों में भी उग्र हड़तालें हुई। 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे के बाबुओं ने हड़ताल कर दी और रेलवे मेंस यूनियन को बनाया गया। तो पहले तो देखो एक प्रिंटर्स यूनियन बनाया। प्रिंटर्स यूनियन जो है वो पहला स्वतंत्र श्रमिक संगठन माना जाता है। स्वतंत्र, इसके पहले जो भी बने थे अंग्रेजों ने बनाए थे। पहला स्वतंत्र श्रमिक संगठन जो है वो प्रिंटर्स यूनियन माना जाता है। फिर यहाँ पर रेलवेमैन यूनियन भी बन रहा है। ये सब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौर में बन रहे हैं। 1905 से 8 के बीच में देखिए पटसन कारखानों में हड़तालें हुई। सुब्रमण्य शिव और चिदम्बरम पिल्लई ने तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में जो पटसन मिले थी वहां पर, कपड़ा उद्योगों में, वहां पर भी कई प्रकार के आंदोलन किए। रावलपिंडी पंजाब में शस्त्रागार और रेलवे कर्मी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में आंदोलन करते हैं। श्रमिक आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन का एक स्वरूप बन गया और ये 1920-22 में तो काफी तेज हो गया। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन सामाजिक आधार पर यदि आप देखें तो ज्यादा व्यापक भले ही ना हो सका हो, लेकिन इसने अलग अलग समूहों के लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया। मुसलमानों की जो सहभागिता थी वो कम रही, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी जो स्थिति रही वो वैसी रही। अब देखिए, जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के विरोध में ये पूरा आंदोलन आरंभ हुआ तो मुसलमानों को थोड़ी सी चिंता हुई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि एक ऐसा मजबूत संगठन है जो कि हिंदुओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, एकता को, अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए कार्यरत है। ऐसा कोई भी संगठन मुस्लिम हितों के लिए नहीं है। तो यहां पर हम क्या पाते हैं कि अंग्रेजों की मदद से जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, आगा खान, इन लोगों ने 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया। मुस्लिम लीग जो थी उसका मूल उद्देश्य कांग्रेस का विरोध करना था। तो मुस्लिम लीग बन जाती है। मुस्लिम लीग के बनने के बाद इसमें क्या क्या होता है उस पर हमारी आगे बातचीत होती रहेगी। आंदोलन के अखिल भारतीय पहलू की बात करें तो क्या ये पूरे भारत में फैला? हाँ जी, फैला। बंगाल में ये शुरू हुआ। बाल गंगाधर तिलक इसे बॉम्बे में महत्वपूर्ण तौर पर विकसित करते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखो तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो अन्य हिस्सों में भी फैलता है।
पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, ये सभी लोग इसे पूरे भारत में विस्तारित करते हैं। सैयद हैदर रजा दिल्ली में, ठीक है। सुब्रमण्य शिव साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। बंगाल में विभाजन धीमे धीमे खत्म होने लगा। क्रांतिकारी आतंकवाद, जैसा कि बिपिन चंद्रा ने इसको कहा है, बिपिन चंद्रा ने इसको क्रांतिकारी आतंकवाद कहा है। यूपीएससी ने क्रांतिकारी आतंकवाद नाम लेकर प्रश्न भी पूछा है, ठीक है। 1911 में हम देखते हैं कि बंगाल का विभाजन अंतिम रूप में रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। जो ब्रिटेन में नए राजा आए, वो जब भारत में आते हैं और उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है, तो उन्हीं से अनाउंसमेंट करवाई जाती है कि बंगाल के विभाजन को लेकर भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा चिंता रही है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इसका विरोध किया है। तो 1911 में अंतिम रूप में जो बंगाल का विभाजन है उसे रद्द कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पूरा जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था वो एक लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल रहा। बंगाल के विभाजन के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था और बंगाल के विभाजन को रद्द करवाने में यह सफल रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह पूरा आंदोलन बंगाल के विभाजन तक सीमित नहीं था। इस विभाजन का मूल उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था और हम स्वराज की प्राप्ति नहीं कर पाए थे, इसीलिए हम इसे पूर्ण रूप से सफल आंदोलन भी नहीं कह सकते हैं। ये बात भी सही है। स्वदेशी आंदोलन का यदि हम मूल्यांकन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? हम देखते हैं कि ये काफ़ी हद तक असफल रहा। असफल क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित करके स्वराज को कांग्रेस ने अपना उद्देश्य घोषित किया, यानी कि स्वशासन। स्वराज या फिर स्वशासन या डोमिनियन स्टेटस, मैंने आपको बता दिया था सबका मतलब। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये अपना वो आंदोलन जो है वो पूर्ण नहीं कर पाया। कारण क्या था? कारण ये था कि अंग्रेजों ने बहुत ही कठोर तरीके से इस पूरे आंदोलन का दमन कर दिया। आंदोलन के पास कोई सक्रिय संगठन या पार्टी नहीं थी। जैसे बात की आंदोलनों में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन यहाँ पर या होम रूल लीग देख लो, होम रूल मूवमेंट चला रही है आगे चल के, बट ऐसा कोई स्पष्ट कार्यक्रम आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आंदोलन में कई सारे गांधीवादी सिद्धांतों का उपयोग तो किया गया, जैसे असहयोग, सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, समाज सुधार, लेकिन ये अभी भी बहुत नवीन स्तर पे थे और इनको लेकर भारतीयों में जो समझ थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये अनुशासन के साथ इसको संचालित भी नहीं कर पाए। आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया क्योंकि 1908 तक अधिकांश नेता या तो जेल में डाल दिए गए या निर्वासित कर दिए गए। अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल सक्रिय राजनीति से हट जाते हैं, ठीक है। अरबिंदो घोष को मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में ट्राई किया गया, 1 साल तक टॉर्चर किया गया। वीरेंद्र कुमार घोष का उसमें रोल था, ठीक है। तो उसमें उनको प्लॉट कर लिया गया, 1 साल तक उनको बहुत हैरेस किया गया, परेशान किया गया। इस बात से वो काफ़ी निराश थे और जब वो जेल से छूटे हैं तो उसके बाद उन्होंने जो पौंडीचेरी है वहाँ पे जाकर शरण ली है, क्योंकि पौंडीचेरी जो है वो एक फ्रेंच कॉलोनी थी, तो वहाँ पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत कम था। वहीं पर जाकर वो अरविंदो आश्रम खोल लेते हैं और एकात्म योग की जो एक नई तकनीक है उसको विकसित करते हैं। फिर उन्होंने अपना जो जीवन है वो अध्यात्म को समर्पित कर दिया और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से संन्यास ले लिया। बिल्कुल वैसे ही बिपिन चंद्र पाल ने भी राष्ट्रीय आंदोलन से संन्यास ले लिया। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, तिलक को देशद्रोह के आरोप में बुक किया गया और जेल में डाल दिया गया। अजीत सिंह और लाला जी को बर्मा डिपोर्ट कर दिया गया, हालांकि उनका डिपोर्टेशन गलत साबित हुआ तो उनको वापस बुला लिया गया, फिर वो यूरोप चले गए। इस तरीके से एक एक करके ये पूरा जो आंदोलन था वो नेतृत्व विहीन हो गया। आंदोलन समाज के सभी वर्गों में अपनी पैठ नहीं बना सका, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, जमींदारों तक ही सीमित रहा। मुसलमान और किसान इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि किसानों की सहभागिता नहीं थी। किसानों की सहभागिता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तब तक नहीं होगी जब तक कि गांधी जी नहीं आ जाते। गांधी जी को ही श्रेय जाता है भारत में जो किसानों की सहभागिता है राष्ट्रीय आंदोलन में उसे सम्मिलित करने की। उनके पहले ये नहीं हो पाया था। आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ, इसके पीछे कई सारे कारण रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि ये एक डिमार्केशन लाइन के तौर पे कार्य करता है। इस आंदोलन से देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का बहुत तेजी से विकास हुआ। हम देखते हैं कि इसके पहले जहां नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं इसके बाद ये जो नेतृत्व है वो चरमपंथियों के हाथ में आ गया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति ने जो भी स्वरूप प्राप्त किया स्वदेशी और असहयोग आंदोलन के दौरान, उसी स्वरूप में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन 1947 तक चलता रहा। हम देखते हैं कि इस आंदोलन के पहले भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में समाजवाद का
बहुत विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि समाजवाद की धारणा 1917 के बाद विकसित हुई। लेकिन उसके बाद 1917 के बाद समाजवाद की धारणा भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, अभिन्न अंग बन गई, और क्रांतिकारी आंदोलन काफी तेजी से शुरू हुए। तो ये एक डिमार्केशन लाइन के तौर पर स्वीकार किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सूरत विभाजन के बारे में। सूरत विभाजन, अगर हम सूरत विभाजन के बारे में बात करें, जिसको आप सूरत स्प्लिट कहते हैं, तो सूरत स्प्लिट का जो किस्सा है मैं उसे बैकग्राउंड से आपको बताता हूं। सूरत स्प्लिट की कहानी 1905 में शुरू होती है। 1905 में जब गोखले को बनाया गया आईएनसी का प्रेसिडेंट, तो गोखले से जो चरमपंथी थे उन्होंने कहा कि आप पहले बात तो आंदोलन को बंगाल से बाहर लेके जाइए, दूसरा आप बहिष्कार के प्रस्ताव को स्वीकार करिए। बहिष्कार मतलब हम अंग्रेजों को बॉयकॉट करेंगे, उनकी सामग्रियों को बॉयकॉट करेंगे। उन्होंने स्वदेशी का जो आइडिया है उसे तो स्वीकार किया, लेकिन बहिष्कार की बात उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, हम बहिष्कार नहीं करेंगे, हम केवल जो संवैधानिक रास्ते हैं उन्हीं को अपनाएंगे, हम संविधान के अतिरिक्त जो रास्ते हैं उन्हें नहीं अपनाएंगे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का इस्तेमाल करेंगे। इस बात को लेकर चरमपंथियों में काफी नाराजगी रही। चरमपंथियों को ऐसा लगने लगा कि यदि प्रेसिडेंट उनका प्रस्ताव ही स्वीकार नहीं करेगा तो बात कैसे बनेगी। इस बात को लेकर नरमपंथियों में जो भावना थी चरमपंथियों के विरुद्ध, उससे चरमपंथी तो नाराज थे। तो जो चरमपंथी थे यानी कि एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने क्या कहा? एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने यह कहा, चरमपंथियों ने यह कहा कि उन्हें उनका अपना प्रेसिडेंट चाहिए, क्योंकि यदि उनका प्रस्ताव वोटिंग के लिए टेबल ही नहीं किया जाएगा तो वो पास होगा कि फेल होगा वो तो बात ही नहीं आएगी। तो जब 1906 में आईएनसी का इलेक्शन होने लगा, 1906 में जब आईएनसी का इलेक्शन होने लगा तो सभी चरमपंथी इकट्ठा हुए। उन्होंने दो नाम प्रस्तावित किए, एक लाला लाजपत राय और एक बाल गंगाधर तिलक का। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको बाल गंगाधर तिलक या लाला जी में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाना होगा। नरमपंथी एक बात को लेकर एकदम स्पष्ट थे। उन्होंने कहा लाला जी तो कतई नहीं, लाला जी इज टू एग्रेसिव टू बी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। उनका यही कहना था कि लाला जी आईएनसी का प्रेसिडेंट बनने के मुताबिक बहुत अधिक एग्रेसिव है। आपको लगता होगा कि तिलक एग्रेसिव थे, तिलक तो एग्रेसिव थे, लाला जी उससे कई गुना ज्यादा एग्रेसिव थे। ऐसी तैसी करके रखते थे वो नरमपंथियों की। तो नरमपंथी लाला जी से बड़ा चिढ़ते थे। उन्होंने कहा लाला जी को तो नहीं, तिलक को हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो तिलक को भी आईएनसी का प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते थे। अब यहां पर बात ये निकल के आई कि यदि आप उन्हें नहीं बनाना चाहते हैं प्रेसिडेंट, तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? आपको एक ऐसे नाम की जरूरत है जिस नाम को कोई अपोज ना कर सके। उन्होंने कहा कि हम देखिए जो है वो इलेक्शन करवाते हैं, हम इलेक्शन करवाते हैं, और जो इलेक्शन है उसमें इस बात का फैसला हो जाएगा कि आखिर कौन बनेगा आईएनसी का प्रेसिडेंट। नरमपंथियों को ऐसा लगने लगा कि यदि चरमपंथी कोई प्रेसिडेंट बन गया तो उनकी बातें दरकिनार हो जाएंगी। वो नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी ओर से एक ऐसा नाम प्रस्तावित कर दिया जिसका विरोध करना संभव ही नहीं था। अब वो नाम क्या था? वो नाम था दादा भाई नौरोजी का, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्हें तीसरी बार नामित किया गया आईएनसी के प्रेसिडेंट के लिए। ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई ऑल, ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम्स, एवरीवन। हर कोई दादा भाई नौरोजी का सम्मान करता था। क्या नरमपंथी, क्या चरमपंथी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, बड़ा ही सम्मानित व्यक्तित्व था दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी का कोई क्या विरोध करेगा? दादा भाई नौरोजी का विरोध करने का मतलब है कि आप नरक में जाएंगे। आपके लिए एक स्पेशल कड़ाहा तैयार किया जाएगा, उसमें तेल को उबाल के आपको फ्राई कर दिया जाएगा। हाउ डेयर यू टू अपोज दादा भाई नौरोजी? भला आप दादा भाई नौरोजी का विरोध कैसे कर सकते हैं? नो वन कैन अपोज दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल, ये बात सच है। जब दादा भाई नौरोजी का नाम नामित किया गया नरमपंथियों के द्वारा, तो चरमपंथी उस नाम का विरोध ना कर सके। उन्होंने दादा भाई नौरोजी को ससम्मान कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने दिया। लेकिन जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि चरमपंथियों ने उनके नाम का विरोध नहीं किया है। तो उन्होंने चरमपंथियों से कहा कि बताइए आपकी क्या मांगे हैं? उन्होंने कहा कि हमें बॉयकॉट चाहिए।
उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा पहले तो हमें इस आंदोलन को बंगाल के बाहर ले जाना है। उन्होंने कहा ले जाइए। उन्होंने कहा कि हमें 4 रेज़ोल्यूशंस चाहिए। उन्होंने कहा बताइए। बोले एक तो हमें स्वराज का चाहिए। बोले ठीक है, स्वराज का हमने रेज़ोल्यूशन पास कर दिया। बोले दूसरा हमें स्वदेशी का चाहिए। बोले पास हो गया। बोले एक हमें बहिष्कार चाहिए, बॉयकॉट, गोखले ने नहीं किया था। बोले जाओ पास करवा दिया। एक बोले हमें राष्ट्रीय शिक्षा का भी प्रस्ताव चाहिए। बोले जाओ पास करवा दिया। तो 4 जो प्रस्ताव थे वो पारित करवाए गए। इन चारों प्रस्तावों को हम देखते हैं तो बैक किया गया था चरमपंथियों के द्वारा। दादा भाई नौरोजी वैसे तो नरमपंथ के फॉलोअर थे, लेकिन उन्होंने फिर भी चरमपंथियों की उस बात को स्वीकार किया कि उनकी जो मांगे हैं स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन को लेकर वो स्पष्ट हैं और सही हैं। तो उनकी बातों को स्वीकार कर लिया गया। उनकी बातों को स्वीकार करके 4 प्रस्ताव पारित किए गए। फिर से दोहराता हूँ, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। फिर से दोहराता हूँ आपके लिए, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 प्रस्ताव 1906 में जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने पारित करवा दिए। अब इसके बाद देखो साल भर काम अच्छा चला लेकिन 1907 में एक बार फिर से 1907 में एक बार फिर से जो चरमपंथी थे उन्होंने कहा कि उन्हें उनका खुद का प्रेसिडेंट चाहिए। ठीक है, उनका खुद का प्रेसिडेंट चाहिए। अब देखो देखो क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक का नाम एक बार फिर से नामित किया गया। और तिलक का नाम जब यहां पर नामित किया गया तो 1907 में वो तिलक को नहीं बनवाना चाहते थे प्रेसिडेंट। अब उग्रवादी क्या चाहते थे कि बनारस अधिवेशन में उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया था। तो वो 1907 का अधिवेशन जो है वो इस तरीके से चाहते थे कि उसमें उनकी बात जो है वो स्वीकार कर ली जाए, उनकी बात स्वीकार कर ली जाए। ठीक है, तो अब हम क्या पाते हैं, हम क्या पाते हैं, ठीक है, अब नरमपंथी और चरमपंथियों के बीच जो मतभेद है वो तो एकदम स्पष्ट हो ही गया है, वो तो एकदम स्पष्ट हो गया है। अब यहां पर हमें क्या मिलता है, हाँ, 1907 का जो अधिवेशन है वो नागपुर में होने वाला था। नागपुर आप समझ रहे हो कहां पर है, नागपुर है मध्य प्रांत में। आज का मध्य प्रदेश, तो ऐसे समझो कि नागपुर आज के मध्य प्रदेश में है। आज नागपुर महाराष्ट्र में है, लेकिन उस समय के मध्य प्रदेश में हुआ करता था, जिसको हम मध्य प्रांत कहते थे। तिलक कहां से बिलोंग करते हैं, बॉम्बे से। नियम क्या है कि जहां पर अधिवेशन लगा है वहां से प्रेसिडेंट नहीं होगा। लेकिन ये अधिवेशन यदि नागपुर में हो रहा है यानी कि मध्य प्रांत में, तो तिलक इसके प्रेसिडेंट बन सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, बन सकते हैं, क्योंकि तिलक तो बॉम्बे से हैं। तो चरमपंथियों ने तैयारी कर ली कि वो तिलक को प्रेसिडेंट बनवाएंगे, वो तिलक को प्रेसिडेंट बनवाएंगे। और तिलक प्रेसिडेंट बन भी सकते हैं क्योंकि यहां पर तो कोई समस्या है ही नहीं, तिलक तो प्रेसिडेंट बन ही सकते हैं, मध्य प्रांत में हो रहा है। लेकिन नरमपंथी ऐसा नहीं चाहते थे। नरमपंथियों ने क्या चालाकी की, नरमपंथियों ने इस पूरे अधिवेशन की तैयारी आनन फानन में सूरत में शुरू कर दी। उन्होंने सूरत में इसकी जो तैयारी है वो आरंभ कर दी। और जब सूरत में उन्होंने उसकी तैयारी को आरंभ किया तो उन्होंने क्या पाया कि सूरत जो है वो वास्तव में उस समय बॉम्बे में था, क्योंकि गुजरात नाम का प्रांत तो हमारे देश की आज़ादी के बाद बना है। देश की आज़ादी के पहले तो गुजरात था नहीं। गुजराती और मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन बॉम्बे में ही रहती थी। गुजरात तो बॉम्बे का ही पार्ट था, तो सूरत भी बॉम्बे का पार्ट था। सूरत में यदि अधिवेशन लग जाए तो बाल गंगाधर तिलक इसके प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो बॉम्बे से ही बिलोंग करते हैं और सूरत भी बॉम्बे में है, तो नियमानुसार वो नहीं बन सकते। तो ये पूरा अधिवेशन नागपुर में तय हुआ था, लेकिन नागपुर की बजाय इस अधिवेशन को जानबूझकर नरमपंथियों ने सूरत में आयोजित किया ताकि तिलक की कैंडिडेसी खत्म हो जाए। और ऐसा हुआ भी, तिलक की कैंडिडेसी खत्म हो गई। तिलक की कैंडिडेसी खत्म हो गई, और जब तिलक की कैंडिडेसी खत्म हो गई तो चरमपंथी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, ये धोखा दिया गया है उनको। जब ये अधिवेशन नागपुर में होना था तो इसे सूरत में क्यों लगाया गया। खैर, सूरत में ये अधिवेशन होने लगा, नरमपंथी चरमपंथी दोनों ही वहां पर गए। और वहां पर जब वो लोग गए और वहां पर उनकी बातचीत शुरू हुई तो तिलक स्पीच दे रहे थे। तिलक स्पीच दे रहे थे। मदन मोहन मालवीय जो कि एक नरमपंथी नेता थे, उन्होंने तिलक के हाथ से या लाला जी के हाथ से माइक छीन लिया। और जब उन्होंने उनके हाथ से माइक छीना तो उनके हाथ में पन्ने थे। उन्होंने कहा ये पन्ना भी तुम ही रख लो। उनके मुंह पे पन्ने फेंक दिए। उनके मुंह पे जब उन्होंने पन्ने फेंक दिए तो मदन मोहन मालवीय ने माइक फेंक दिया। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर पन्ने फेंके जाने लगे, माइक फेंके जाने लगे। फिर एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी जाने लगी। कुर्सियों तक तो बात ठीक थी, उतने में किसी ने एक जूता निकाला।
और चरमपंथियों ने नरमपंथियों को दे मारा। अब जूते और चप्पल शुरू हो गए। अब ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता एक दूसरे को जूते और चप्पल से मार रहे हैं। एक जूता आके फिरोज शाह मेहता को भी लगा। बात बिगड़ चुकी थी। आपको क्या लगता है, सूरत में होने वाले स्प्लिट एक आइडियोलॉजिकल डिवीजन था? अरे ना जी, जूते चप्पल चले थे उधर, कुर्सियां फेंकी गई थी और तब जाके ये सूरत में स्प्लिट हुई थी। सूरत में अधिवेशन हुआ तो नाम आया रास बिहारी घोष का। जब तिलक नहीं बन पाए तो रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाया गया। धर्मपंथी नेता थे। रास बिहारी बोस से कंफ्यूज मत करिएगा, वो क्रांतिकारी थे। रास बिहारी बोस क्रांतिकारी थे। रास बिहारी घोष, घोष और बोस अंतर समझिएगा। घोष जो है वो नरमपंथी नेता है। उन्होंने कहा हाउस इज एडजर्न्ड, मीटिंग को रद्द किया जाता है। फिर कांग्रेस के नेताओं ने अपनी एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। धर्मपंथी नेताओं ने चरमपंथी नेताओं की लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में जो नाम शामिल किए गए उसमें लाल बाल पाल और अरविंदो घोष थे। इन सभी लोगों के साथ इनके सभी सहयोगियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। धर्मपंथियों ने चरमपंथियों को कांग्रेस के बाहर निकाल दिया। इस तरीके से सूरत में हुई एक स्प्लिट, जिसे हम कहते हैं सूरत स्प्लिट या फिर सूरत विभाजन। सूरत विभाजन जब होता है तो इसके बाद कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और जब वो संगठनात्मक तौर पर कमजोर होती है तो अंग्रेज इसका फायदा उठाते हैं। ये वैसे ही था जैसे कि अंग्रेज झुंड से एक हिरन के अलग होने का मौका देख रहे हों। हिरन के अलग होते ही उसका शिकार कर लिया जाएगा। जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट से अलग होते हैं उनका शिकार शुरू हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट या फिर चरमपंथी या अतिवादी, अंग्रेजों ने उनके ऊपर दमनकारी नीतियां अपनाई। 1907 से 11 के बीच सरकार ने 5 नए कानून बनाए। इन कानूनों के माध्यम से जैसे कि राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908 और भारतीय प्रेस अधिनियम 1908 और 10, इस तरीके के अधिनियमों को पारित करके जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, आंदोलन की गतिविधियां थी, उनको रोक लिया गया। अतिवादी नेता कह लीजिए, चरमपंथी नेता कह लीजिए, तिलक को 1909 में देशद्रोह के आरोप में, 1908 में मैं कहूंगा, भेज दिया गया जेल। 1909 में उनको जेल भेज दिया गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 1908 में मुजफ्फरपुर में बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा जो बम फेंका गया था उसका समर्थन किया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस का उन्होंने समर्थन किया था तो सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। तिलक ने यह कहा कि निस्संदेह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध नए विद्रोहियों को प्रेरित करेगा, नए विद्रोहों को प्रेरित करेगा। ठीक है, हम देखते हैं कि तिलक जी को जब इन्होंने डिटेन कर लिया, उन्हें 6 सालों के लिए जेल में डालकर मैंडले भेज दिया गया। बर्मा में है वो, 6 सालों के लिए वो जेल में चले जाते हैं। वहीं पर जाकर 1911 में वो गीता रहस्य लिखते हैं। तो तिलक चले जाते हैं। तिलक के जाने के बाद हम देखते हैं 6 वर्षों के लिए मंडले जेल भेज दिया गया। बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष सक्रिय राजनीति से बाहर चले गए। तिलक 1914 में फिर वापस आएंगे 6 सालों की सजा पूरी करके। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, इन दोनों लोगों को बर्मा में डिपोर्ट कर दिया गया। इनका डिपोर्टेशन हालांकि सही साबित नहीं हुआ। सरकार की रणनीति की बात करते हैं। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उनके प्रति जो सरकार का रुख था वो सहयोगात्मक था, लेकिन समय के साथ साथ उदारवादियों का वर्चस्व बढ़ा और उदारवादी थोड़ा सा उग्र होने लगे, लेकिन उनकी उग्रता कम थी। जब उग्रवादी चरण आया तो फिर उसमें तो स्थिति काफी बदल गई। कांग्रेस के प्रति सरकार का उदार रुख जो था वो धीमे धीमे बदलने लगा और सरकार काफी हॉस्टाइल हो गई। बाद के वर्षों में अवरोध, सांत्वना व दमन की नीतियों का इस्तेमाल करके जो स्थिति है उसे दबाने का प्रयास किया गया। हम देखते हैं कि उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के पश्चात उन्होंने दमन के मार्ग को अपनाया और उन्होंने बहुत ही आराम से 1908 तक इस पूरे आंदोलन को कुचल दिया। समझ नहीं पाया नरमपंथी और चरमपंथी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने जरूरी थे। जो नरमपंथी थे वो लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं थे, उन्हें लोग पसंद नहीं करते थे, उनकी गतिविधियां रिजल्ट्स नहीं ला पाती थी। चरमपंथी इसमें काफी लोकप्रिय थे। चरमपंथी नेता लोगों के प्रिय थे, लोग उनकी बातें मानते थे, उनके बुलाने पर आते थे। तो जो संगठनात्मक शक्ति है वो नरमपंथ को चरमपंथ से मिलती थी, लेकिन नरमपंथ कभी इस बात को समझ ना पाया। चरमपंथियों की बात करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट कभी ये नहीं समझ पाए कि आप इतने भी ताकतवर नहीं हैं कि आप अंग्रेजी सरकार को घुटनों पर ला सकें।
अंग्रेजी सरकार आपके ऊपर लाठियां नहीं बरसाती, आपको जेल में नहीं डालती, आपकी चार बातें सुन लेती है। इसका मूल कारण ये नहीं कि आप बहुत ताकतवर हैं। इसका मूल कारण ये है क्योंकि आपके साथ नरमपंथी हैं। आप कांग्रेस का हिस्सा हैं। आपके ऊपर हाथ उठाने का अर्थ है कांग्रेस के ऊपर हाथ उठाना। और कांग्रेस में जो नरमपंथियों का रुख है, इसकी वजह से अंग्रेज उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। तो नरमपंथी कहीं न कहीं चरमपंथियों के लिए एक शील्ड की तरह थे, एक शील्ड की तरह थे। लेकिन इस बात को समझ पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इस तरीके से हमने देखा कि जो ये आंदोलन है इसे कुचल दिया गया और चरमपंथियों को कमजोर बना दिया गया। इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा को समाप्त कर दिया गया। ये आंदोलन अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त तो नहीं कर सका, जैसे कि इसका जो मूल लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति, ये उसे प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन फिर भी बंगाल के विभाजन को इसने रद्द करवाया और भारत में राष्ट्रीयता की चेतना का विस्तार किया। ये तो इसके कई सारे लाभ रहे। हमने ये देखा कि एक ओर तो मुस्लिम लीग ने और दूसरी ओर नरमपंथियों ने, इनके सहयोग से, चलिए सीधा सहयोग नहीं था, लेकिन उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट लोगों को बाहर किया, तभी तो लोगों को कुचला जा सका। अब समय था कि नरमपंथियों को खुश किया जाए और मुस्लिम लीग को भी खुश किया जाए। अंग्रेजों ने आनन फानन में बनाया एक कानून, 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम जो है वो तैयार कर लिया गया। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे कहा गया मॉले मिंटो रिफॉर्म। मॉले यानी कि लॉर्ड मॉर्ले। लॉर्ड मॉर्ले क्या है? ये एसओएस हैं। एसओएस से हमारा क्या मतलब है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? ये भारत सचिव हुआ करते थे। ये भारत सचिव हुआ करते थे। भारत सचिव कौन होता था? भारत सचिव एक महत्वपूर्ण सरकारी व्यक्ति होता था जो ब्रिटेन में ही बैठता था। अक्सर वो ब्रिटिश सरकार में एक मंत्री होता था। तो वो ब्रिटिश सरकार में जो एक मंत्री होता था वो भारत सचिव होता था। भारत सचिव के पास 15 सदस्यों की एक समिति होती थी जो उसे उसके कार्यों में मदद देती थी। भारत सचिव का कार्य था ब्रिटेन में बैठकर भारत में हो रही गतिविधियों पर निगाह बनाए रखना और ये देखना कि गवर्नर अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं अथवा नहीं। वो ब्रिटेन में बैठते थे। उनके नीचे भारत में एक वायसरॉय काम करते थे। और जो वायसरॉय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड मिंटो। वो थे लॉर्ड मिंटो। तो वायसरॉय हुआ करते थे मिंटो। यहां पर मामला बनता है मॉले मिंटो रिफॉर्म का। तो देखिए, मॉले मिंटो रिफॉर्म है, बाद में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म आएगा जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहेंगे। तो जब भी ये नाम आते हैं मॉले मिंटो रिफॉर्म और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो पहला नाम होता है वो भारत सचिव का होता है जो ब्रिटेन में बैठता है, और दूसरा नाम जो होता है वो वायसरॉय का होता है जो इंडिया में बैठते हैं। भारत सचिव का पद सैद्धांतिक तौर पर वायसरॉय से ऊपर होता है। ठीक है, वो ब्रिटेन में बैठता है और वो वहां से वायसरॉय के ऊपर निगाह रखता है। लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो वायसरॉय में निहित होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सैद्धांतिक तौर पर भारत के मुखिया होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। ऐसा कहा जाता है कि सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं, राष्ट्रपति प्रश्न पूछते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से अधिक ताकतवर थोड़ी ही होता है। तो क्योंकि जो वास्तविक कार्यप्रणाली है वो तो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। तो ऐसे ही समझिए कि सैद्धांतिक तौर पर जो भारत सचिव का पद है, सैद्धांतिक तौर पर जो भारत सचिव का पद है वो ऊपर है वायसरॉय के, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है वो वायसरॉय के पास है। लेकिन जब नाम लिया जाता है तो पहले वायसरॉय के नहीं बल्कि पहले भारत सचिव का नाम ले लिया जाता है। इसीलिए मॉले मिंटो रिफॉर्म, मॉले जो है वो भारत सचिव हैं और मिंटो जो है वो वायसरॉय हैं। ये बस याद रखने की बात है। आइए देखते हैं कि इन्होंने ये जो कानून पास किया 1909 में, इसके पीछे आधार क्या थे, इसमें क्या सिद्धांत आरोपित किए गए, इसका क्या लाभ या हानि होता है। समझिए बात को। अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल शिमला गया। शिमला में जाके वो लॉर्ड मिंटो से मिले और उन्होंने कहा कि उन्हें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन चाहिए। पृथक निर्वाचन से हमारा क्या तात्पर्य है? पृथक निर्वाचन का मतलब ये है कि सपोज करिए ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग रहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग रहते हैं। अब आप ये बोल दीजिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये पृथक निर्वाचन में है।
ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पृथक निर्वाचन में है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पृथक निर्वाचन में है, इससे हमारा क्या तात्पर्य है? इससे हमारा तात्पर्य ये है कि यहां पर केवल मुसलमान ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान ही वोट देंगे। यही व्यवस्था होती है पृथक निर्वाचन की। यही व्यवस्था पृथक निर्वाचन की होती है। वहां पर उस सीट को रिजर्व कर दिया जाता है एक तरीके से मुसलमानों के लिए, लेकिन ये रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल मुसलमान ही वोट देंगे। आप कहेंगे तो इस निर्वाचन क्षेत्र में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू क्या करेंगे? उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही होगी, पकौड़ियाँ खाएंगे, चाय भी पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे, घर में बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। अजीब है ना? अरे हाँ जी, ये तो आपकी आदत खराब है ना कि वोटिंग का दिन है तो सब वोट करने जाएंगे। ना ना, वोटिंग के दिन सब क्यों वोट करेंगे? वोट केवल वो लोग करेंगे जिनके पास हैं पैसे, जो हैं पढ़े लिखे। तो वोटिंग का दो ही क्राइटेरिया होता था, एजुकेशन एंड वेल्थ। तो सभी लोग तो पहले वैसे भी वोट नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि सारी जनता वोट करती थी। इन्होंने बोला कि यहाँ पर केवल हिंदू, केवल मुसलमान ही वोट करेंगे, हिंदू वोट करेंगे ही नहीं। तो पृथक निर्वाचन हो गया। पृथक निर्वाचन हो गया। ये आज के रिजर्वेशन सिस्टम जैसा है, समझो इसको, और थोड़ा सा रिजर्वेशन से अलग है। जैसे आज आपके यहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं। किसके लिए रिजर्व कर दी जाती हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वो किसके लिए रिजर्व कर दी जाती हैं? एससी, एसटी, ओबीसी या फिर विमेन के लिए। एससी, एसटी, ओबीसी या फिर विमेन के लिए। ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर विमेन के लिए। तो वहां पर अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सपोज करो कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो वहां पर केवल अदर बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति ही चुनाव लड़ पाएगा। लेकिन वोट सभी करते हैं ना। यहीं पर अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन कर दो और कह दो कि अदर बैकवर्ड क्लास के लोग ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और अदर बैकवर्ड क्लास के लोग ही वोट करेंगे, मतलब एससी, एसटी और बाकी के सामान्य श्रेणी के लोग क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, वो घर पे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, चाय कॉफी पियेंगे। तो क्या हो जाएगा? पृथक निर्वाचन हो जाएगा। तो पृथक निर्वाचन में एक ही समूह के लोग इलेक्शन लड़ पाते हैं, वही वोट करते हैं। यही मांग उनके द्वारा की गई थी कि आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट आप हमको दे दीजिए, पृथक निर्वाचन दे दीजिए। जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर जहां जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से एक प्रतिनिधित्व दे दीजिए। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क ये दिया कि उनके साम्राज्य की सेवा अंग्रेज के लिए जो मुसलमान कर रहे हैं वो और बेहतर कर पाएंगे यदि उन्हें पृथक जो निर्वाचन है वो मिल जाएगा। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन मुल्क और वकार उल मुल्क, इन लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की और मुस्लिम लीग ने इसी चीज की लड़ाई को आरंभ कर दिया। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला ये जो प्रतिनिधि मंडल था, जल्दी ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी और ये कहा कि हम लोग पृथक निर्वाचन लेंगे। कांग्रेस काफी लंबे समय से सुधारों की मांग कर रही थी और नरम दल को संतुष्ट करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। एक तो मुसलमानों ने जो पृथक निर्वाचन मांगा था वो उनको पृथक निर्वाचन देना था, और दूसरा जो मुख्य कार्य था वो क्या था कि जो नरम दल के नेता हैं उन्होंने भी तो मदद करी है उनकी, काफी लंबे समय सुधार मांग रहे थे तो उनको भी सुधार देना है। तो इसी उद्देश्य से हम देखते हैं कि अंतिम रूप में देखो, गोखले यहाँ पर जॉन मॉले जो भारत के सचिव हैं उनसे मिलने इंग्लैंड भी चले गए थे। तो इस मामले में दोनों ही लोगों की जो मांग थी उनको पूरा करने के लिए सुधार लाए गए। सुधार में क्या आया? वायसराय जो लॉर्ड मिंटो थे भारत सचिव, और भारत सचिव जो मौर्य थे, वो उदारवादियों मुसलमानों के प्रस्ताव को या उनके सुधारों पर सहमत होते हैं। इसे मौर्य मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है और जो मौर्य मिंटो रिफॉर्म तैयार किया गया उसे 1909 में कानून में परिवर्तित कर दिया गया। और जो अधिनियम यहाँ पे लाया गया उसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। हम हमेशा चाहते थे कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो कम हो, क्योंकि मनोनीत सदस्य जो हैं वो अंग्रेजों की बात सुनते हैं, जो निर्वाचित होंगे वो हमारी बात सुनेंगे। अंग्रेजों ने निश्चित तौर पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ाया, ये एक प्रकार का सुधार था। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत को स्थापित किया गया। वही हम देखते हैं कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। ऑफिशियल मेंबर वो होते थे काउंसिल में जो सरकारी कर्मचारी होते थे, उन्हें डिप्यूटेशन पे भेज दिया जाता था कुछ सालों के लिए लेजिस्लेचर में। कहा गया कि नहीं, हम उनकी संख्या को घटाएंगे और हम जो
गैर सरकारी मेंबर्स हैं, यानी कि सामान्य लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ाएंगे। मतलब सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा विधानसभाओं में ना रखा जाए। गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित और बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी। हम देखते हैं कि जो गैर सरकारी सदस्य थे वो इलेक्टेड होते तो ज्यादा अच्छा होता, बट अंग्रेजों ने नॉमिनेटेड संख्या ज्यादा रखी, तो मतलब इससे एक ओर तो सुधार हुआ और दूसरी ओर सुधार नहीं हुआ। सुमित सरकार के अनुसार जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी उसमें 60 सदस्य थे और 9 पदेन सदस्य होते थे। जो पदेन सदस्य होते थे जिनको एक्स ऑफिशियो बोला जाता है। एक्स ऑफिशियो से हमारा तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति जो एक पद पर है वो दूसरे पद पर ऑटोमेटिकली चला जाता है, उसे पदेन बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। मतलब जो कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा सभापति किसका? राज्यसभा का। कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ये वैसे ही है कि आपके माता जी के भाई आपके पदेन मामा होते हैं। माता जी का कोई भी भाई हो वो आपका पदेन मामा बन जाता है। इसके लिए कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, वो आपकी माता जी के भाई हैं, इतना काफी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 9 पदेन सदस्य होते थे। पदेन सदस्यों में जो वायसरॉय होते थे और उनकी जो कार्यकारी परिषद होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उनके सदस्य, उनके मेंबर्स जरूर होते थे। 69 सदस्यों में 37 सरकारी अधिकारी होते थे, 32 गैर अधिकारी सदस्य होते थे। इतना डेटा आपको याद नहीं रखना, बस पढ़ लो। 32 गैर सरकारी सदस्यों में 5 नामजद और 27 चुने हुए सदस्य होते थे। इस डेटा का आपको बहुत काम नहीं लगेगा, कोई पूछेगा नहीं, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। ठीक है, पढ़ो ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी समिति थी उसमें एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की बात की गई और पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा बने। अंग्रेज कभी भी वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को नहीं रखते थे। ये पहली बार था जब उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को ऐड किया गया। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब आप समझो कि सुधारों का मूल्यांकन करते हैं तो 1909 में जो सुधार लाए गए इनमें कोई राजनीतिक प्रश्न हल नहीं हुआ क्योंकि स्वराज उन्होंने दिया नहीं। चुनाव बहुत ही अप्रत्यक्ष था, मताधिकार बहुत ही सीमित था, तो मतलब नहीं बनता था। लॉर्ड मॉर्ले स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत स्वशासन के योग्य है ही नहीं। हम मांग रहे थे स्वशासन, डोमिनियन स्टेटस, वो देने को राजी नहीं थे। कांग्रेस प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात भी मौर्य ने स्पष्टतया उसे ठुकरा दिया। संसदीय शासन व्यवस्था या उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया गया। हम तो उत्तरदायी सरकार मांग रहे थे, उन्होंने हमको दिया नहीं। उसने कहा यदि ये कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्यम भावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी तो मेरा इसमें कोई संबंध नहीं होगा। मतलब यदि भारत में कोई संसदीय व्यवस्था लाई जाए, उत्तरदायी सरकार लाई जाए, तो इससे मैं खुद को अलग रखूंगा क्योंकि ये इसके लायक नहीं है। तो वो एकदम साफ साफ इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, तो एकदम स्पष्ट है कि जो लॉर्ड मॉर्ले है, लॉर्ड मॉर्ले वो इसका विरोध कर रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसके स्पष्टतया विरोध में है। 1909 में जो सुधार लाए गए थे वो भारत को दिग्भ्रमित करते हैं। जो हमारी मांगे थी उनको पूर्ण रूप से पूरा नहीं करते हैं और अंतिम रूप में हम देखते हैं कि हम इस बात से बहुत सहमत ना हो सके, बहुत संतुष्ट नहीं हो पाए। और चूंकि हम इससे बहुत ही सहमत और संतुष्ट नहीं हो पाए तो अंतिम रूप में हमारी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई और भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ता रहा। इस प्रकार से 1909 का अधिनियम कुछ सुधार तो करता है लेकिन हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करता है। आने वाले समय में बाल गंगाधर तिलक जेल से छूट कर आएंगे, भारत में होम रूल लीग की स्थापना होगी और होम रूल आंदोलन शुरू होगा। तिलक का साथ देंगी एनी बेसेंट, वो साथ ही नहीं देंगी बल्कि वो इस होम रूल आंदोलन को एक बहुत ही बड़ा स्वरूप दे देंगी और एक समय में भारत की बहुत बड़ी और समृद्ध नेता बन जाएंगी। उग्रवादियों का ये चरण, ये स्वरूप जारी रहेगा अगले चैप्टर के साथ, अगले सेशन में। उम्मीद करता हूं इतिहास के इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझा और एंजॉय भी किया। मिलेंगे आपसे एक और सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।